मैं बिस्तर से उठकर दरवाजे के करीब आया, फिर पूछा, कौन है? एक रोबदार आवाज़ सुनाई दी, पुलिस, दरवाज़ा खोलो। मैं उसके दिमाग का दरवाज़ा खोलकर अंदर गया। वह वही थानेदार था जिसने पहली बार एक तवाइफ के जरिए मुझे फांसने की कोशिश की थी। उसे जब मालूम हुआ था कि मेरे पास 50,000 रुपये हैं, तब से वह बेचैन हो गया था। मुझसे 10-20 हज़ार वसूल करने के हथकंडों को आजमा रहा था। मैंने मालूम किया इस बार वो किस तरह मुझे फांसना चाहता है। पता चला मेरी गैर मौजूदगी में होटल का जो मुलाजिम कमरे की सफाई के लिए आया था, थानेदार ने उसके हाथों से हेरोइन के 10 पैकेट पलंग के नीचे रखवा दिए थे। यूँ मुझ पर केस बन सकता था कि मैं हेरोइन फरोश हूँ, क्या मुश्किल है। मैं ऐसे दुश्मनों से निमट रहा था जो पाकिस्तान का एटम बम तलाश करने आए थे, और एटम बम की तलाश उन्हें जहन्नुम में पहुंचा रही थी। दूसरी तरफ अपने ही मुल्क के कानून के रिश्वतखोर मुहाफिज मेरे पीछे पड़े हुए थे। मैंने थानेदार के दिमाग पर कब्जा जमाकर दरवाजे को खोला। वो सिपाहियों से बोला, इधर रुको, मैं अभी आता हूँ। वो कमरे में आया, पलंग के नीचे झुककर हेरोइन के 10 पैकेट निकाले, फिर उन्हें उठाकर बाहर चला गया। मैंने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। मेरे कमरे की सफाई हो चुकी थी। वो दरवाजे के बाहर अपने मातहत सिपाहियों के सामने खड़ा हुआ था। उसके दोनों हाथों में हेरोइन के सफ़ेद सफूफ से भरे हुए 10 पैकेट थे। सिपाही उसे हैरानी से देख रहे थे। एक सिपाही ने पूछा, जनाब ये क्या? आप गैर कानूनी माल बाहर लिया और जिसे पकड़ना चाहते थे उसे कमरे के अंदर आज़ाद छोड़ दिया। वो कड़क कर बोला, थानेदार तुम हो या मैं हूँ? आप हैं जनाब। तो फिर मेरे पीछे आओ। वो आगे बढ़ गया। तमाम सिपाही उसके पीछे हो गए। वो आगे पीछे चलते हुए काउंटर के पास पहुंचे। थानेदार ने मैनेजर से कहा, अपने मुलाजिम अब्दुल्ला को बुलाओ। मैनेजर ने मुलाजिम को बुलाने वाली घंटी बजाई, फिर पूछा, जनाब ये तो वाइट पाउडर है, क्या होटल से बरामद हुआ है? तुम आंखों से देख रहे हो कि मैं यहाँ से खाली हाथ गया था। वापसी में ये जहरीले नशे के पैकेट्स मेरे हाथ में हैं। तुम लोगों ने अपने होटल में यह धंधा शुरू किया है? नहीं जनाब, कोई मुसाफिर अपने सामान में छुपा कर ले जाए तो हम कैसे देख सकते हैं और कैसे पकड़ सकते हैं? ये किस कमरे से बरामद हुआ है? उसी वक्त मुलाजिम अब्दुल्ला ने आकर सलाम किया। थानेदार ने उसे पूछा, क्या तुमने ये पाउडर कमरा नंबर 7 में ले जाकर छुपाया था? अब्दुल्ला ने परेशान होकर थानेदार को फिर मैनेजर को देखा। मैनेजर ने डांट कर कहा, जवाब दो। वो थानेदार से बोला, जनाब आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आपने हुक्म दिया था कि मैं 7 नंबर कमरे की सफाई करने जाऊं और पाउडर की ये थैलियां पलंग के नीचे छुपा कर रख दूं। बेशक थानेदार ने ऐसे ही करने का हुक्म दिया था। वो एक अदना सा मुलाजिम था। पुलिस वालों के हुक्म से इनकार करके हवालात में लात जूते नहीं खाना चाहता था, लिहाजा उसने हुक्म की तामील की थी। हेरोइन के पैकेट्स को मेरे पलंग के नीचे छुपा दिया था। थानेदार खुद पर कभी इल्जाम न लेता कि मुझे फांसने और मुझ पर केस बनाने के लिए उसने होटल के मुलाजिम को ऐसा करने पर मजबूर किया। लेकिन मैं उसके दिमाग पर छाया हुआ था। उसने मेरी मर्जी के मुताबिक कहा, अच्छा तो मैंने तुम्हें हुक्म दिया था। अब्दुल्ला ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हुजूर आप मालिक हैं, आप जानते हैं मैं आपके सामने झूठ बोलने की जुर्रत नहीं करूंगा। मैनेजर ने उसे एक हाथ मारते हुए पूछा, जलील कमीने, तू ये कह रहा है कि इंस्पेक्टर साहब 7 नंबर के मुसाफिर को झूठे इल्जाम में फांसना चाहते थे? और जब फांसना चाहते थे तो इस मुसाफिर को माल के साथ पकड़कर क्यों नहीं लाए? थानेदार ने कहा, इस गरीब को ना मारो, ये मेरे मुंह पर सच कह रहा है और हमें सच्चे आदमियों की कदर करना चाहिए। मैनेजर ने ताज्जुब से पूछा, कि आप ये कहना चाहते हैं कि आपने ये माल वहां रखवाया था? जी हाँ, मैंने अब्दुल्ला को हुक्म दिया था। मैं बहुत जलील और कमीना हूँ। मैं उससे शरीफ मुसाफिर को फांस कर उससे कुछ रकम वसूल करना चाहता था। फिर उसने अपने सिपाहियों से पूछा, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? तमाम सिपाही उलझन में पड़ गए। वो जानते थे कि उनके अफसर ने माल कमाने के लिए ऐसा किया था और वह तमाम सिपाही उसके इस जुर्म में शरीक थे। अब वो इकरार करने से हिचकिचा रहे थे कि उन्होंने कानून की दी हुई वर्दी पहनकर ऐसा जुर्म किया था। थानेदार ने डांट कर पूछा, सच को सच और झूठ को झूठ बोला करो। हाँ तो बोलो, हम सब ऐसी जलील हरकत कर रहे थे। एक सिपाही ने सरगोशी के अंदाज में कहा, जनाब जो हो गया उसे जाने दें, थाने चलें। थानेदार ने कहा, हाँ मुझे थाने ले चलो, मुझे गिरफ्तार कर लो, मैं तुम सबको गिरफ्तार करूंगा, हम सब मुजरिम हैं। अगर हमने एक दूसरे को गिरफ्तार करके थाने ना पहुंचाया तो हमें ये वर्दी पहनने का हक नहीं। दूसरे सिपाही ने परेशान होकर कहा, जनाब आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, हम ये बातें थाने चलकर करेंगे। ये बातें थाने चलकर क्यों करेंगे? क्या हम किसी मुजरिम को हथकड़ी पहनाकर नहीं ले जाते हैं? जी हाँ, हथकड़ी पहनाकर ले जाते हैं, मगर वो बात काट कर बोला, अगर मगर ना करो, हथकड़ियाँ निकालो। जी ये आप क्या कह रहे हैं? ज्यादा बातें न करो, पहले अपनी वर्दी उतारो, क्योंकि वर्दी में हथकड़ी पहनने से पुलिस डिपार्टमेंट की तौहीन होगी। थानेदार ने कहते हुए अपनी पेटी उतारी, फिर टोपी और शर्ट उतारी। एक सिपाही ने आजिजी से कहा, सर ऐसा करने से हम सबकी बेइज्जती होगी, आप जरा मैनेजर साहब के कमरे में चलें। फिर वहां वो फिर बात काट कर डांटते हुए बोला, वर्दी उतारने के बाद बेशक हमारी बेइज्जती होगी, लेकिन वर्दी की इज्जत रहेगी। कम ऑन, जल्दी करो, ये वर्दी उतारो और हथकड़ियाँ पहनो। वो सब हुक्म के बंदे थे, मजबूर होकर वर्दी उतारने लगे। फिर उन्होंने एक दूसरे को हथकड़ियाँ पहनाई। सबने हीरोइन के 2-2 पैकेट्स उठाए, फिर वहां से थाने की तरफ जाने लगे। ऐसा मंजर पहले किसी ने नहीं देखा था। मुजरिमों को पुलिस वाले हथकड़ियाँ पहनाकर ले जाते हैं, कभी कोई मुजरिम खुद अपने हाथों से हथकड़ी पहनकर थाने नहीं जाता। वो हमारे मुल्क के पहले मुजरिम थे जो खुद ही हथकड़ियों में बंदे बाजार से गुजरते हुए थाने जा रहे थे। जो लोग उन्हें अफसर और सिपाहियों की हैसियत से जानते थे वो उनके साथ चलते हुए पूछ रहे थे, ये क्या तमाशा है?
आप लोग हथकड़ियों में क्यों हैं? आप लोगों को किसने गिरफ्तार किया है? थानेदार कहता जा रहा था, हमें हमारी ज़मीर ने गिरफ्तार किया है। ऐ लोगों, अपनी ज़िंदगी में कभी कभी अपने ज़मीर की आवाज़ सुन लिया करो, कभी कभी सच्चाई से अपना मुहासबा करो और तौबा करते रहो। खुदा तुम्हें और हमें ज़रूर माफ़ करेगा। थाने पहुंचने तक कुछ अखबारी रिपोर्टर और फोटोग्राफर भी पहुंच गए। उनकी तस्वीरें उतार रहे थे और कैसे टेप रिकॉर्डर में इकबाल जुर्म रिकॉर्ड कर रहे थे कि उन्होंने हेरोइन के पैकेट्स के जरिए एक बेगुनाह को मुजरिम साबित करना चाहा था। उस बेचारे को कानूनी गिरफ्त में लाकर उससे भारी रकम वसूल करना चाहते थे। रिपोर्टर्स सवाल कर रहे थे, किस बेगुनाह शख्स पर इल्ज़ाम आयद करने की कोशिश की गई थी? वो किस होटल के किस कमरे में है? थानेदार ने उन्हें होटल का नाम और कमरा नंबर बताया। मैं उसके दिमाग को आज़ाद छोड़कर अपनी छोटी सी अटैची उठाकर उस होटल से निकल आया। सर से बालों की विग उतार दी। इस तब्दीली के बाद कोई मुझे दूर से नहीं पहचान सकता था। करीब आकर गौर से देखने के बाद शायद कोई समझ पाता कि मैं 7 नंबर कमरे का मुसाफिर हूँ। मैंने दूसरे होटल में एक कमरा हासिल किया, फिर कमरे में आकर दरवाजे को बंद करके आराम से बैठ गया। उस थानेदार के साथ जो कुछ भी हो रहा था अब वो भुगतने वाला था। मैं नीलिमा के पास पहुंच गया। उसका बनस्पति बाप AR डगलस उर्फ सरदार अब्दुर्रहमान, बूढ़ी जासूसा और 2 नौजवान लड़कियां सबके सब जहरीले सिगरेट के कश लगाने के बाद एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर गए थे। नीलिमा के नसीब अच्छे थे, उसने सिगरेट को हाथ नहीं लगाया और ना ही उसे ये मालूम था कि उन 4 अफराद को जहरीले सिगरेटों ने मारा है। उसने कभी इतने सारे अफराद को एक ही वक्त में यके बाद दीगरे मरते नहीं देखा था, और जब देखा तो होश उड़ गई। वह नीम पागल सी हो गई। बदहवासी में घर से निकलकर भागती चली गई, साथ ही चीखती चली गई, बचाओ मुझे बचाओ, मैं मरना नहीं चाहती, मेरी मदद करो। वह समझ गई थी कि घर की महदूद फिजा में जहरीली गैस फैली होगी, जिसके नतीजे में वो सब मर गए थे और अब इसकी बारी थी, क्योंकि वो भी जहरीले धुएं में सांस लेती रही थी। ऐसे ही वक्त में उसके दिमाग से निकल आया। फिर तकरीबन 3 घंटे बाद पहुंचा तो उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। डॉक्टर ने उसे तसल्ली दी कि उसके अंदर जहरीली गैस का शायबा तक नहीं। उसने अस्पताल पहुंचते ही 4 अफराद की मौत के मुतल्लिक बताया। पुलिस वाले उसके बताए हुए पते पर उस कोठी में पहुंच गए। इस कोठी में खास तौर पर इंटेलिजेंस के शोबे से 2 जासूस आए थे। उन्होंने कई दिनों से नीलिमा और रोजीना को नजरों में रखा हुआ था, क्योंकि वह एटमी प्लांट से ताल्लुक रखने वाले एक नौजवान और एक शादीशुदा मर्द में दिलचस्पी ले रही थी। उन्हें यकीन की हद तक शुबा था कि वो लड़कियां गैर मुल्की जासूस हैं। उस कोठी से 4 लाशें बरामद हुई। एक जहर की शीशी और एक सिरिंज के अलावा ट्रांसमीटर और कुछ ऐसे कागजात हाथ आए जिनसे साबित हो गया था कि डगलस यहूदी था और वहां मुसलमान बनकर रहता आया था। उसके साथ जो लड़कियां थी वो उसके लिए जासूसी के फराइज अंजाम देती थीं। हमारे जासूस ये समझ नहीं पा रहे थे कि यहूदी डगलस और उसकी साथियों ने सिगरेट्स को सिरिंज के जरिए जहरीला बनाया, फिर उन जहरीले सिगरेट्स के कश क्यों लगाए, क्यों जानबूझकर मौत को दावत दी और नीलिमा कैसे बच गई। उन्होंने नीलिमा को हिरासत में ले लिया और उसे तरह तरह के सवालात कर रहे थे। मेरा काम खत्म हो गया था। मैं दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। रात के 10 बज रहे थे। मैं पारस और अली तैमूर की खैरियत मालूम करके सोना चाहता था। दरवाजे पर दस्तक सुनकर उठ गया, फिर पूछा, कौन है? मैं होटल का मुलाजिम हूँ, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताएं। मैंने कहा, किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो बेल बजा दूंगा। वो चला गया। मैं उसके अंदर पहुंच गया। मैं ये मालूम करना चाहता था कि वो बगैर बुलाए क्यों आया है। क्या फिर कोई चक्कर चलने वाला था? उसकी सोच ने बताया, ऐसी कोई बात नहीं है। वो हर नए मुसाफिर के पास इस तरह जाता था और अपने लायक किसी खिदमत के लिए पूछता था। यूं खिदमत करते रहने से साहब लोग खुश होकर 5-10 रुपये बख्शिश के तौर पर दिया करते थे। वो जिला मर्दान के गांव से 20,000 रुपये कमाने पेशावर आया था। उसका बाप एक जिम्मेदार काफूर खान का मकरूज था। इन इलाकों में अगर कोई मकरूज होता था तो वहां के दस्तूर के मुताबिक जिम्मेदार का गुलाम बन जाता था। फिर जब तक कर्ज का एक पैसा अदा नहीं होता था तब तक वो जिम्मेदार के खेतों में काम करता था। उसके मवेशियों की और उसके घर वालों की खिदमत करता रहता था। रात को खेतों की रखवाली करता था। उसे कभी ईद बकर ईद में 1 दिन की भी छुट्टी नहीं मिलती थी। ये कर्जा पिछले 10 बरस से चला रहा था। इन गरीबों के लिए 20,000 बहुत बड़ी रकम थी। इन्होंने कभी एक साथ 100 रुपये अपने हाथ में नहीं पकड़े थे। दूर से जिम्मेदार के हाथों में 100, 500 और 1000 के नोट देखे थे। जब बाप मर गया तो उसकी माँ जिम्मेदार की गुलामी करने लगी। बेटे से बोली, नूर जमान, तुम 12 बरस के हो। तुम्हारी बहन गुल जाना 10 बरस की है और 5 बरस में जवान हो जाएगी तो काफूर खान कर्जे के बदले तेरी बहन का मुतालबा करेगा। मेरी गैरत ये गवारा नहीं करेगी। मैं इनकार करूंगी तो तुझे बाप का कर्ज अदा करने के लिए सारी हयात गुलाम बनकर रहना पड़ेगा। नूर जमान ने कहा, बाबा ने गुलामी में जिंदगी गुजार दी, मैं भी गुजार दूंगा। पता नहीं ये 20,000 कितने होते हैं और ये कहाँ से मिलते हैं। सुना है बड़े शहरों में मिलते हैं। तू हौसला करेगा, शहर जाएगा, कहीं मुलाजमत करेगा और तनख्वाह के पैसे जमा करते रहेगा तो थोड़ा थोड़ा करके कर्ज अदा होता रहेगा। वो माँ की हदायत के मुताबिक एक रात बस्ती वालों से छुपकर वहां चलाया। अगर कोई उसे देख लेता और काफूर खान के पास मुखबरी हो जाती तो वो नूर खान को बांध कर मारता। जिम्मेदारों के खुद साख्ता दस्तूर के मुताबिक मकरूज खानदान का कोई फर्द अपना घर छोड़कर दूसरे इलाके में नहीं जा सकता। इस दस्तूर की ये तावील पेश की जाती थी कि अगर गुलाम बीमार हो जाए तो उसके बाप, माँ, बेटा, बेटी या बहन या भाई आकर बीमार की जगह काम करे। जिम्मेदार काफूर खान ने भी कह दिया था, तेरा खावंद मर गया, अब तू खिदमत गुजारी के लिए आई है।
याद रख, जब तक कर्जा अदा नहीं होगा तब तक तेरा बेटा नूर जमान और बेटी गुलजाना बस्ती से बाहर नहीं जाएंगे। खान, हम पर रहम करो। अदीना में मेरा भाई और दूसरे अजीज रहते हैं। मेरे बच्चे अपनी मामू वगैरह से तो मिल सकते हैं? हरगिज नहीं। रिश्तेदारों को मिलना होगा तो वो इधर आएंगे, तेरे मकरूज बच्चे उधर नहीं जाएंगे। ये यकीनी बात थी कि 20,000 रुपये का पहाड़ उनके सर से कभी नहीं उतरेगा। ना काफूर खान बस्ती के बाहर मेहनत मजदूरी करने देगा, ना कभी नकद रकम हाथ लगेगी। ये कुछ सोचकर माँ ने बेटे को एक रात चुपके से भगा दिया। दूसरे दिन खान से कहा, बेटा आवारा हो गया था, मुझसे लड़ता था। कल रात भी मुझसे बदकलामी की, फिर रात को जाने कहाँ चला गया। सुबह खुली तो मैंने उसे तलाश किया, बस्ती वालों से पूछा लेकिन उसका पता न चला। काफूर खान ने कहा, मुझे उल्लू समझती है, तूने उसे भगा दिया है। तुम्हारी गुलामी की कसम, मैंने नहीं भगाया। वो जैसा भी था मेरा बेटा था, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती थी। फिर जानबूझकर उसे क्यों भगा देती? शायद वो मामू के पास गया है, हो सकता है वापस आ जाए। वो बोला, मैं चाहूं तो उस कुत्ते के पीछे अपने आदमी लगा दूं, वो उसे जहां देखेंगे गोली मार देंगे। नहीं खान आजम, मेरा एक ही बेटा है, उसे कुछ होगा तो मैं मर जाऊंगी। तू मर जाएगी तो कर्जा अदा करने के लिए, एक तेरी बेटी रह जाएगी। वो बेटी भी भाग गई तो मेरी वसूली कैसे होगी? नहीं, मेरी गुलजाना नादान है, वो घर से बाहर नहीं जाएगी। आज नादान है, कल जवान होगी, उसके भी पर निकल आएंगे। मुझे मेरी रकम की अदायगी की जमानत चाहिए, इसलिए जमानत के तौर पर बेटी को मेरे हवाले कर दे। नहीं खान आजम, मेरी मासूम बेटी को जमानती ना बना। मेरा बेटा जब तक वापस नहीं आएगा, जब तक कर्जा अदा नहीं होगा, मैं जिंदा रहूंगी और तेरी खिदमत करती रहूंगी। क्या जिंदगी तेरे हाथ में है कि जब तक चाहेगी जिंदा रहेगी? तू आज मर सकती है, कल मर सकती है। मैं कल सुबह तक मोहलत देता हूँ, बेटे को वापस ला या कर्जा अदा कर, वरना कल मैं तेरी बेटी को बड़ी हवेली पहुंचा दूंगा। वहां से 20 किलोमीटर दूर शाखेल नामी एक छोटा सा गांव था। वो गांव और आसपास की जमीन काफूर खान की मलकियत थी। नूरजमान की मां ने सुना था वहां किला नुमा एक हवेली थी, जहां काफूर खान की इजाजत के बगैर परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। हवेली के चारों तरफ मुसल्लह हवारियों का पहरा रहता था। यह भी सुना था कि जो मकरूज गुलाम बगावत करना चाहते थे उन्हें हवेली में कैदी बनाकर रखा जाता था। उन कैदियों में मर्द भी होते थे और औरतें भी होती थीं। उनसे अलग एक बड़ी अरहम सरा में हसीन और जवान लड़कियां रखी जाती थीं। काफूर खान ने इसी बड़ी हवेली में गुले जाना को पहुंचाने की धमकी दी थी। नूरजमान को पता नहीं था उसके शहर आने के बाद माँ और बहन पर क्या गुजर रही है। वो पढ़ना लिखना नहीं जानता था, किसी से खत लिखवा सकता था, लेकिन यह अंदेशा था कि जवाबी खत के पते पर जिम्मेदार के आदमी उसे पकड़ने आ जाएंगे। माँ ने समझाया था जब तक कर्जे की रकम जमा न हो जाए तब तक घर का रुख न करना। ये नूरजमान की रुदात थी। उसके ख्यालात मुझे ये रुदात सुना रहे थे। हमारे मुल्क के बाज़ इलाकों में इंसानों को गुलाम बनाने की रिवायत आज भी कायम है और ये हम पाकिस्तानियों के लिए बड़े शर्म की बात है। बाद में जो मालूमात हासिल हुई उनके मुताबिक तकरीबन 4,000 दहकान मजबूर और बेयारो मददगार होकर गुलामी की जिंदगी गुजार रहे थे। हो सकता है हुकूमत ने इन मजबूर दहकानों की आज़ादी के लिए अहकामात जारी किए हों और इन पर अमल ना हो रहा हो। मुझे पाकिस्तान आने के बाद जो बुनियादी खराबी मालूम हुई वो ये है कि ऊपर से सादिर होने वाले अहकामात को पुलिस वाले सबूताज कर देती है। जिस हुक्म की तामील से मुनाफा या रिश्वत हासिल नहीं होती थी उस हुक्म की तामील मुजरिमों के और अपने मुफाद के मुताबिक करते थे। मैंने आईजी को मुखातिब किया। उसने खुश होकर कहा, फरहाद साहब, मैं किस जुबान से आपका शुक्रिया अदा करूं? आपकी मेहरबानी से मेरी बेटी कल सुबह और बेटा शाम को यहाँ पहुँच रहे हैं। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भुलाऊंगा। आपने मुझे यहूदियों की गुलामी से निजात दिलाई है। मैंने कहा, आपने यहूदियों की गुलामी से निजात हासिल की है, लेकिन हमारी कौम के मजबूर बंदे अपनी ही कौम के जालिमों की गुलामी में जिंदगी बसर कर रहे हैं। उनकी माओ बेटियों और बहनों की इज्जत व आबरू मिट्टी में मिलती रहती है। आप किन लोगों की बात कर रहे हैं? सूबा सरहद के बाज़ इलाकों में सैकड़ों हज़ारों गरीब और मजबूर दहकान जिम्मेदारों की गुलामी करते हैं और आपको खबर नहीं है। अच्छा, समझ गया। लेकिन जनाब, हुकूमत ने दहकानों और मेहनत कशों के लिए वेलफेयर स्कीम जारी की है। उस स्कीम के मुताबिक उन्हें 15,000 रुपये अदा किए जाते हैं। मैंने पूछा, आपको यकीन है कि ये 15,000 हर मुस्तहिक तक पहुँच जाती हैं और ये रकम मुस्तहिकीन के बहाने बेईमानों के पास नहीं पहुँचती है? आप दुरुस्त फरमाते हैं, बेईमानी हो सकती है, बल्कि पुलिस वालों के ताउन से बेईमानी रिवाज पाती है। मुझे अपने डिपार्टमेंट की बदनामी से शर्मिंदगी होती है, मगर क्या किया जाए, आबे का आबा ही टेढ़ा है। मैंने कहा, हम आप तमाम पुलिस वालों को सिराते मुस्तकीम पर चला सकते, लेकिन जहाँ तक आपके इख्तियारात हैं और जहाँ तक मेरी टेलीपैथी मुझे पहुँचाती है वहाँ तक हम जालिमों का मुहासबा और मजलूमों की दस्तगिरी कर सकते हैं। मैं हाजिर हूँ। आपकी नज़रों में कोई मजबूर दहकान है? जी हाँ, एक लड़का नूरजमान 12 बरस की उम्र में मेहनत मजदूरी के जरिए 20,000 रुपये हासिल करने पेशावर आया। उसका बाप एक जिम्मेदार काफूर खान का मकरूज था। वो मर गया तो मकरूज की बेवा अपने मरहूम शौहर की जगह गुलामी करने लगी। उसका बेटा नूरजमान मजदूरी करने इधर आया तो उधर काफूर खान ने उसकी 10 बरस की बहन गुले जाना को जमानत के तौर पर अपनी हवेली में कैद कर लिया है। अब नूरजमान 16 बरस का जवान हो गया है। दिन रात मेहनत करने के बावजूद उसने अब तक सिर्फ 8,000 रुपये जमा किए हैं। उसकी बहन गुले जाना 14 बरस की हो गई है। एक आध बरस में उसकी जवानी की बोली लगाई जाएगी। बस फरहाद साहब, आगे न बोलें। आपने मेरी जवान बेटी को यहूदियों के हिसार में बेआबरू होने से बचाया है। मैं भी पराई बेटियों की इज्जतों का मुहाफिज बनता रहूंगा। मैंने उसे बताया कि काफूर खान जिला मर्दान के एक दूर अफ्तादा गांव जरगा में रहता है।
आईजी ने रिसीवर उठाकर मर्दान के एक पुलिस अफसर से रब्ता किया, फिर उसे कहा, मैं आईजी हदायतुल्लाह बोल रहा हूँ। उसने हुक्म दिया, अस्सलाम वालेकुम सर, मेरे लायक कोई खिदमत? आईजी ने कहा, जरगा में एक जिम्मेदार का नाम काफूर खान है, क्या उसे जानते हो? जी हाँ, अच्छी तरह जानता हूँ। काफूर खान उन मुजरिमों की फहरिस्त में है जिन पर हम हाथ नहीं डाल सकते क्योंकि उसका ताल्लुक इलाका गैर से है। मैंने सोच के जरिए आईजी से कहा, आप उससे नूर जमान की बातें ना करें, मैं उसके दिमाग में जा रहा हूँ। मैं उस पुलिस इंस्पेक्टर के पास पहुंच गया। दूसरी तरफ से आईजी कह रहा था, ठीक है, जब काफूर खान का ताल्लुक इलाका गैर से है तो मैं पॉलिटिकल एजेंट से बात करूंगा, शुक्रिया। उसने रिसीवर रख दिया। इंस्पेक्टर ने भी मुस्कुराते हुए रिसीवर रखकर सोचा, पॉलिटिकल एजेंट काफूर खान का क्या बिगाड़ लेगा? काफूर खान की पहुंच बहुत दूर तक है। वो दुरुस्त सोच रहा था। इलाका गैर एक आज़ाद इलाका है। वहां के आज़ाद कबायली किसी के महकूम नहीं रहते, किसी मुल्क के कवानीन को नहीं मानते। हुकूमत पाकिस्तान को इन कबायलियों से या इन कबायलियों को हुकूमत पाकिस्तान से कोई शिकायत हो या कोई बाहमी मसले का हल तलाश करना हो तो इनके दरमियान एक पॉलिटिकल एजेंट होता है जो दो तरफा मामला तय कराता है। यहाँ के पुलिस वाले वहाँ पनाह लेने वाले किसी मुजरिम को गिरफ्तार नहीं कर सकते। काफूर खान के जुराइम का कोई रिकॉर्ड नहीं था। इंस्पेक्टर बादशाह खान उसके खिलाफ जाहिर होने वाले सबूत को मिटा दिया करता था, इसलिए वो बड़ी आज़ादी से पाकिस्तान में मर्दान के गांव जरगा में रहता था। लेकिन वो दरअसल इलाका गैर का बाशिंदा था। वहाँ उसकी एक किला नुमा हवेली थी जहाँ हसीन औरतों की हरमसरा थी और तय खाने में कैदियों को आहनी सलाखों के पीछे रखा जाता था। वो उनसे बेगार कराता था। उसके 100 मुसल्लम मातियत थे जो नहायत संगदिल और खूंखार थे। इंस्पेक्टर बादशाह खान की सोच ने बताया कि काफूर खान के जितने मकरूज थे उनके नामों से जाली कागजात तैयार करके वो हर मकरूज के नाम से हुकूमत पाकिस्तान की वेलफेयर स्कीम से 15-15 हज़ार वसूल कर चुका है। इस रकम से इंस्पेक्टर 5,000 और काफूर खान 10,000 लिया करता था। दोनों अब तक लाखों रुपए हासिल कर चुके थे। नूर जमान के मरहूम बाप के नाम से भी 15,000 लिए जा चुके थे और वो बेचारे इस फरेब से बेखबर था। उसे मालूम भी होता तो वो इतने बड़े जिम्मेदार और पुलिस वाले का क्या बिगाड़ लेता। खुद पुलिस वाले काफूर खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। मैंने आईजी को इस मामले से अलग किया। यह जुराइम से भरपूर पहला केस था जिसका कानूनी तौर पर पुलिस से ताल्लुक नहीं था। मैं इंस्पेक्टर के जरिए काफूर खान तक पहुंच सकता था और यही इरादा था कि मैं इस इलाके में पहुंचूं जहां लाकानूनियत हर सू थी और किसी दोस्त या दुश्मन को गोली मार देना ऐसा ही था जैसे खटमल मारना होता है। कोई पूछने वाला और पकड़ने वाला नहीं था कि तुमने इंसानी खटमल क्यों मारा है। मैंने मालूमात हासिल की कि मर्दान के दूर उफ्तादा गांव जरगा तक बस या कोच सर्विस की गाड़ियां किस वक्त रवाना होती हैं। फिर मैंने इंस्पेक्टर बादशाह खान को सुलाकर उसके ख्वाबीदा दिमाग में यह नक्श किया कि वो कल दिन 11 बजे तक जरगा पहुंचेगा। मैंने पारस और अली तैमूर से बारी बारी राब्ता किया। वो दोनों अपनी अपनी जगह दुश्मनों से निमट रहे थे। मैं आगे चलकर उनके दिलचस्प वाक़यात पेश करूंगा। मैंने नूर जमान को दिमागी तौर पर गायब करके अपने कमरे में बुलाया। मैंने उसके स्वेटर के अंदर कमीज की जेब में और उसकी अंदरूनी जेब में 20,000 रुपये ठोंस दिए। वह 1,000 के नोट थे, इसलिए वो 2 जेबों में समा गए। फिर मैंने उसे वापस भेज दिया। वो होटल के एक छोटे से स्टोर रूम में सोता था। वहां पहुंचकर दिमागी तौर पर हाजिर हुआ। फिर चौंक कर सोचने लगा, मैं अभी कहाँ था, क्या कर रहा था। उसने मेरी मर्जी के मुताबिक जेब में हाथ डाला और फिर चौंक कर नोट निकाले। 1,000 के नोट देखकर वो बुखला गया। ऐसे ही नोट अंदरूनी जेब से निकले तो वो बड़ी देर तक गुमसुम बैठा रहा। उसे यकीन नहीं आ रहा था इतनी दौलत क्या गैप से उसके पास आ गई है। वो इन्हें गिनने लगा और गिनते गिनते रोने लगा। मेरा भी दिल भर आया। उस पर बड़ा प्यार आ रहा था। बेचारा जिंदगी में पहली बार आंसुओं से धुंधलाई हुई आंखों से इतनी दौलत देख रहा था। जब उसे यकीन हो गया कि पूरे 20,000 गैप से मिल गए हैं तो वो सजदे में गिरकर सुबहाना रब्बियल आला, सुबहाना रब्बियल आला पढ़ने लगा। मैंने आंखें बंद कर ली, दिमाग को हदायत दी, फिर गहरी नींद में डूबता चला गया। किसी से मोहब्बत करो, किसी के बुरे वक्त में काम आओ, उसे गर्दाब से निकाल लाओ तो जो सच्ची मुसरतें हासिल होती हैं और अल्लाह ताला की जो खुशनुदी हासिल होती है वह हर एक को नसीब नहीं होती। नेकियां करके सोने वाला ही जानता है उसे कितनी पुरसकून और गहरी नींद आती है। रात के 3 बजे मेरी आंख खुल गई। मैंने शेव किया, गुसल वगैरह से फारिग होकर लिबास तब्दील किया। फिर अटैची केस उठाकर काउंटर पर आया। काउंटर मैन को इतला दी कि मैं जा रहा हूँ। फिर रेलवे स्टेशन के पास आया। एक आरामदेह कोच का टिकट लेकर अपनी सीट पर बैठ गया। वहाँ कई मुसाफिरों के दरमियान नूर जमान भी बैठा हुआ था। उसने पिछले 4.5 बरस से अपनी माँ और बहन की सूरतें नहीं देखी थी। इब्तदा में उन्हें याद करते ही उन्हें मिलने को दिल तड़पने लगता था। फिर रफ्ता रफ्ता सब्र आ गया था, लेकिन अब कर्जे से ज़्यादा रकम मिल गई थी। 20,000 मैंने दिए थे और 8,000 उसने मेहनत मजदूरी से जमा किए थे। ये 28,000 मिलते ही वो माँ की आगोश में पहुंचने के लिए बेचैन हो गया था। उसने माँ और बहन के लिए कुछ कपड़े और दूसरे तोहफे भी नहीं खरीदे थे। सोचा था कि रास्ते में कहीं बाजार पड़ेगा तो खरीद लेगा। उसके इख्तियार में होता तो वो परवाज करके वहां पहुंच जाता। वो जिस कदर बेचैन था उतना ही सहमा हुआ था। ये अंदेशा था कि उसके लिबास में छुपी हुई दौलत कोई देख ना ले। आसपास बैठे हुए हम सफ़र उसे चोर डाकू लग रहे थे। वो जगह बदलने के लिए खाली सीटों पर नजरें दौड़ा रहा था। मैंने उसे अपने पास आने पर मजबूर किया। मैं खिड़की के पास बैठा हुआ था। उसने मुझसे पूछा, बरादर आप मुझे खिड़की के पास बैठने देंगे? मैंने उठते हुए कहा, ज़रूर यहाँ बैठो।
वो शुक्रिया अदा करते हुए वहां बैठ गया। खिड़की के पास बैठने का यह फायदा था कि इस तरफ कोई बैठ नहीं सकता था, उसके दूसरी तरफ मैं ही एक हमसफर था। पिछली रात से उसकी नींद उड़ गई थी। इतनी बड़ी रकम मिलने के बाद उसके अंदर हलचल सी पैदा हो गई थी। तजस्सुस भी था कि इतनी बड़ी रकम उसकी 2 जेबों में कहाँ से आ गई। बस इतना ही समझ में आया कि अल्लाह छप्पड़ फाड़ कर देता है। आज उसे भी अल्लाह ताला ने दिया है और ये झूठ नहीं है। खुदावंद करीम जिसे देता है उसे देने के लिए किसी को जरिया बनाता है। नूरजमान और उसकी माँ बहन को मुश्किलात से निकालने के लिए उस माबूद ने मुझे जरिया बना दिया। जब गाड़ी चलने लगी तो ताज़ा हवा के झोंकों से उसे नींद आने लगी, लेकिन वो सोना नहीं चाहता था। दिल में खौफ समाया हुआ था कि आंखें बंद करेगा तो कोई तमाम रकम चुरा कर ले जाएगा। यह खौफ होटल में भी कायम रहा, इसलिए वो जागता रहा था। मैंने आहिस्ता आहिस्ता उसे टेलीपैथी की लोरी सुनाकर सुला दिया। ख्वाबीदा शख्स निस्फ मुर्दा होता है। ये आर्जी मौत तमाम फिक्रों और अंदेशों से निजात दिला देती है। फिक्र और अंदेशे आदमी को सोने नहीं देते। ऐसी हालत में जिसे नींद आ जाए वो बहुत खुश नसीब होता है। नूरजमान खुशकिस्मती की आगोश में मजे से सो रहा था। सफर बड़े सुकून से जारी था। कई घंटों के बाद गाड़ी मर्दान के एक स्टॉप पर रुकी। ड्राइवर ने बताया गाड़ी वहां से आधे घंटे बाद रवाना होगी। मैंने नूरजमान को जगाया। वो हड़बड़ाकर दोनों हाथों से लिबास के अंदर टटोलने लगा। जब उसे इत्मीनान हुआ कि रकम मौजूद है तो उसने मुझसे कहा, मैं इतनी देर तक सोता रहा, हम मर्दान जिला में पहुंच गए हैं। मैंने कहा, आओ कुछ खा लो। मैं गाड़ी से बाहर आया। वो भी बाहर आकर बोला, आप खाने के लिए जाएं, मैं कुछ खरीदारी करूंगा। वो दूसरी तरफ चला गया। मैं खाने के लिए एक होटल में आ गया। खाने के दौरान नूरजमान के पास आता जाता रहा। वो माँ के लिए सादे कपड़े और बहन के लिए रंगीन कपड़े और नकली जेवरात खरीद रहा था। खुशी के मारे उसकी भूख उड़ गई थी। गाड़ी की रवानगी का भी वक्त हो चुका था। वह तमाम सामान लेकर अपनी सीट पर जाकर बैठ गया था। मैं 2 पराठे और अंडों का ऑमलेट बनवा कर ले आया। उसके पास बैठकर बोला, शाबा भाई शाबा, बड़ी खरीदारी की है। वह मुस्कुरा कर बोला, पूरे 4.5 बरस के बाद घर जा रहा हूँ, इसलिए घर वालों के लिए कुछ खरीद लिया है। मैंने कागज में लिपटे हुए पराठे पेश किए, लो इन्हें खाओ। वो झिझकते हुए बोला, शुक्रिया ब्रादर, मैंने खा लिया है। मैंने भी पेट भर कर खा लिया, तुम नहीं खाओगे तो ये ज़ाया हो जाएंगे। खाने की इश्तहा अंगेज खुशबू उसकी भूख बढ़ा रही थी। मैंने उसके अंदर पहुंचकर उसे खाने पर माइल किया। वो बेख्तियार मेरे हाथों से पराठे लेकर खाने लगा। वो झींप रहा था, शर्मा रहा था, लेकिन खाता जा रहा था। हैरान हो रहा था कि एक अजनबी से पराठे लेकर क्यों खा रहा है। उसने खाने के बाद कागज को खिड़की से बाहर फेंक दिया। फिर मुंह पोंछते हुए बोला, मुझे शर्मिंदगी है, मैंने आपका तमाम खाना खा लिया। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए ही लाया था। आप कहाँ जा रहे हैं? जरगा तक जाने का इरादा है। वो खुश होकर बोला, वो मेरा गांव है, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। लेकिन आप उधर के नहीं लगते, क्या उधर कोई अजीज या दोस्त है? मेरा कोई नहीं है, पहली बार जा रहा हूँ, शहरी हंगामों से बेजार हो गया हूँ। सुना है वो बहुत पुरसुकून इलाका है। मेरा गांव बहुत खूबसूरत है। पहाड़, आबशार, दरिया, हरियाली और तरह तरह के रंग बिरंगे फूलों को देखकर यूं लगता है जन्नत जमीन पर उतर आई है। हो सकता है कि आपको जन्नत ना लगे, लेकिन मेरी बस्ती है, मेरे जज्बात हैं। आप वहां मेरे मेहमान रहेंगे। नहीं, मैं तुम पर बोझ नहीं बनूंगा। बरादर, उस इलाके में किसी पठान से ये ना कहना कि मेहमान बोझ होता है, वो गोली मार देंगे। मैंने हंसते हुए कहा, मैं तुम्हारे हाथों से गोली खा के मरना नहीं चाहता, इसलिए तुम्हारी मेज़बानी कबूल है। शुक्रिया ब्रादर। हमारी बस्ती में कावा खाना है, मगर खाने पीने का होटल नहीं है। वहां आपको किसी न किसी का मेहमान बनकर रहना पड़ता। खुदा का शुक्र है आप मुझे मिल गए। मेहमान अल्लाह की रहमत होता है। हम जरगा पहुंच गए। यूं तो मैं रास्ते में खूबसूरत मनाजर देखता आया था, लेकिन जरगा का हुस्न मुनफरिद था। आंखें हर तरफ देखती थी और देख देख कर जी नहीं भरता था। वो इलाका कुदरती हुस्न से जिस कदर मालामाल था, उसी कदर वहां के लोग गरीब, मजबूर और बेबस थे। दूर दूर तक मिट्टी या लकड़ियों से बने हुए छोटे छोटे कच्चे मकानात दिखाई दे रहे थे। एक छोटी सी पहाड़ी की निस्फ बुलंदी पर एक पुख्ता हवेली नजर आ रही थी। हवेली के तरफ मीनार नुमा ऊंचे मचान बने हुए थे। हर मचान पर 2 मुसल्ला पहरेदार खड़े हुए थे, जो वहां से दोस्तों और दुश्मनों को दूर से आते हुए देख सकते थे। नूरजमान ने उधर उंगली का इशारा करते हुए कहा, वो काफूर खान की हवेली है। जालिम से खुदा समझेगा। वो तेजी से कदम बढ़ाता हुआ अपने घर की तरफ जा रहा था और मुझसे बोलता जा रहा था, आज मेरा पूरा कुंबा कर्जे की लानत से निजात हासिल कर लेगा। मेरे बाबा की रूह को सुकून मिलेगा। जालिम खान ने मेरे बाबा को फिक्र और परेशानियों में मुब्तला करके मार डाला था। उसने बस्ती के एक शख्स को मुखातिब करते हुए कहा, ओए दिलदार, मेरे को शनाख्त कर, हम तेरा बचपन का यार है, नूरजमान। दिलदार ने उसे गले मिलते हुए कहा, ओए जमान, तू ऊंट की तरह लंबा हो गया, पहचाना नहीं जाता है। वक्त ने हम सबको बदल दिया है। इनसे मिलो, ये मेरे मेहमान हैं। दिलदार ने मुझसे मुसाफिया किया, फिर कहा, जमान, तेरी माँ खाने आजम की हवेली में है, तू जानता है उसे आधी रात से पहले छुट्टी नहीं मिलेगी। नूरजमान ने कहा, मैं घर जाकर पहले बहन से मिलूंगा, फिर सामान रखकर माँ के पास हवेली में जाऊंगा। आज खाने आजम का कर्जा उतार दूंगा। तो फिर खुदा का वास्ता पहले कर्जा उतार दे। तेरी बहन घर में नहीं, खाने आजम की बड़ी हवेली में है। क्या बोलता है दिलदार? सच बोलता हूँ। तेरी यहां से जाते ही खाने आजम ने कहा, तेरी माँ किसी दिन तेरी बहन को भी यहां से भगा देगी, इसलिए उसे जमानत के तौर पर कैद कर लिया है। वो इलाका गैर की बड़ी हवेली में है। मेरी बहन को उसने इलाका गैर में पहुंचा दिया है? नहीं, मैं उसे आज ही वापस लाऊंगा।
वो गुस्से, जोश और जुनून में मुझे भूल गया। दौड़ता हुआ हवेली की तरफ जाने लगा। मैंने उसके पीछे जाते हुए उसे कंट्रोल किया। उसकी सोच में समझाया, मुझे होश में रहकर यह समझना चाहिए काफूर खान कितना संगदिल कसाई है। उसके खूंखार पहरेदार मुझे गोलियों से छलनी कर देंगे। उसने कहा, मैं अपनी जान दे दूंगा। वो मेरी बहन को उस बड़ी हवेली में ले गया है जहाँ से कोई लड़की वापस नहीं आती। मैंने उसकी सोच में कहा, मैं जिंदा रहूंगा और अक्ल से काम लूंगा तो गुले जाना इज्जत व आबरू से वापस आएगी। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता सोचों में गुम पहाड़ी के दामन में आया। वहाँ एक कैबिन में 2 मुसल्ला गार्ड्स थे। एक ने बाहर आकर पूछा, कौन हो तुम, इधर क्यों आए हो? मैं नूर जमान हूँ। मेरी माँ सैयदी बानो हवेली में खिदमतकार है। मैं अपनी माँ और खाने आजम से मिलने आया हूँ। मैं उस गार्ड के अंदर पहुंच गया। वो कैबिन के अंदर आया। दूसरे गार्ड ने पूछा, ये दोनों कौन है? गार्ड ने ऊंची आवाज़ में पूछा, नूर जमान तेरे साथ कौन है? मेरा मुअज़्ज़ज़ मेहमान है। गार्ड ने रिसीवर उठाकर पहाड़ी की निस्फ बुलंदी पर तामीर की हुई हवेली में किसी से रब्ता किया। उसे बताया कि नूर जमान अपनी माँ और खाने आजम से मिलना चाहता है। दूसरी तरफ से कहा गया, इंतज़ार करो। मैं हवेली के अंदर इंतज़ार कराने वाले के पास पहुंच गया। वो काफूर खान का दस्ते रास्त था। उसने इंटरकॉम के जरिए काफूर खान को मुखातिब किया। फिर कहा, सैयदी बानो का फर्जंद नूर जमान अपने एक मेहमान के साथ आया है। वो आपसे और सैयदी बानो से मिलना चाहता है। काफूर खान की गुर्राती हुई आवाज़ सुनाई दी। वो खंजीर का बच्चा इतने बरस बाद आया है, क्या कर्जे की रकम लाया है? मैंने ये नहीं पूछा है, अभी पूछता हूँ। तुम रिसीवर रख दो, मैं बात करता हूँ। काफूर खान ने रिसीवर उठाकर नीचे कैबिन के गार्ड से कहा, उससे मालूम करो क्या वो कर्जा अदा करेगा। मैं काफूर खान के ख्यालात पढ़ रहा था। वो सोच रहा था, अगर वह शहर से अच्छी कमाई करके आया है तो कर्जा अदा कर देगा। बड़ी गड़बड़ होगी। छोटा खान गुले जाना पर आशिक हो गया है। उसके जवान होने का इंतजार कर रहा है। हरमसरा की लेडी डॉक्टर ने कहा है कि गुले जाना के लिए और 2 बरस इंतजार करना होगा और ये नूर जमान अदायगी के लिए आ गया है। रिसीवर से गार्ड की आवाज़ सुनाई दी, जनाब अली अभी पूरे 20,000 अदा करेगा। वो गुरा कर बोला, हूँ, उसे आने दो। उसने पूछा, मेहमान के लिए क्या हुक्म है? वह मुझे हवेली के अंदर बुलाना नहीं चाहता था, लेकिन मेरी मर्जी से बोला, क्या हमारी कौम की रवायत नहीं जानते हो? बस्ती में आने वाला सबका मेहमान होता है, उसे भी आने दो। कैबिन के एक गार्ड ने बाहर आकर हमसे कहा, ऊपर चलो। मैं गार्ड और नूर जमान के साथ पहाड़ी रास्ते पर चढ़ते हुए दूर दूर तक देखने लगा। वहां की एक एक जगह को जहन नशीन करने लगा। बुलंद मचानों पर गनमैन नजर आ रहे थे। पहाड़ी रास्ते के हर मोड़ पर एक कैबिन था, गोया वो चेक पोस्ट के तौर पर बनाए गए थे। गार्ड ने हमें चेक पोस्ट तक पहुंचाया। वहां हमारी जामा तलाशी ली गई। हमारे पास कोई हथियार नहीं था। मेरे पास 20,000 और नूर जमान के पास 27,600 रुपए थे। चेकिंग के दौरान पहाड़ के दामन से एक कीमती मर्सिडीज कार आ रही थी और हवेली की तरफ जा रही थी। एक गार्ड ने कहा, एक तरफ हो जाओ, मर्जीना खानम आ रही हैं। ये मालूम हुआ कि मर्जीना खानम काफूर खान की छोटी बहन थी और वो छोटा खान जो गुले जाना पर आशिक था वो काफूर खान का छोटा भाई था। मर्जीना की गाड़ी चेक पोस्ट पर आकर रुक गई। अगरचे वो इन जमीनों की मालिक थी, काफूर खान की बहन थी, लेकिन खुद काफूर खान की गाड़ी को भी आते जाते चेक किया जाता था। यह अंदेशा था कि कोई दुश्मन गाड़ी में टाइम बॉम्ब वगैरह छुपा कर रख सकता है। मर्जीना चेकिंग के दौरान कार से बाहर आ गई। वह जितनी हसीन थी उतनी ही कद्दे आवर और भरपूर थी। उजले चमकते चेहरे पर सेब की सुर्खी थी। उसने आंखों पर से स्याह गॉगल्स उतारते हुए चेक पोस्ट के पास खड़े हुए लोगों को ऐसी हकारत से देखा जैसे कीड़े मकोड़ों को देख रही हो। उसकी नजरें मुझ पर से गुजरती हुई दूसरी तरफ जाना चाहती थी, लेकिन मेरी क्षमा बीनी की मकनातीसी निगाहों ने उसकी निगाहों को जकड़ लिया। वो जिसे अपने बराबर नहीं समझती थी, उसे देखना भी गवारा नहीं करती थी। वो मुझे भी देखना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरी आंखों की मकनातीसियत से आज़ाद नहीं हो रही थी। वह आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई मेरे रूबरू आ गई। उसकी आवाज़ में मालिकाना रोब और दबदबा होता था, लेकिन उसने जुबान खोली तो आवाज़ डूबने लगी। वो फंसी फंसी सी सरगोशी में बोली, कौन हो तुम? मैंने उसके अंदर कहा, वही हूँ जिसके लिए तुम सोचती हो लेकिन जिसे तुम समझ नहीं पाती हो। फिर मैंने जुबान से कहा, मेरा नाम अरसलान है। मैं इस नौजवान नूर जमान का मेहमान हूँ। खाने आजम से मुलाकात करने आया हूँ। मैंने उस पर से अपनी निगाहें हटा ली। मकनातीसी तिलिस्म टूट गया। मर्जीना ने चौंक कर आसपास देखा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। यह सोचकर उसे गुस्सा आ रहा था कि एक अजनबी की आंखों में गुम हो गई थी। वो तेजी से पलटी और कार में जाकर बैठ गई। मैंने उसकी सोच में कहा, अरसलान को देखो। दौलत और दुनिया वाले उसके महकूम थे, लेकिन वो दिमाग की महकूम थी। उसने बेख्तियार मुझे देखा, फिर कार स्टार्ट करके आगे बढ़ गई। जरा दूर जाकर उसने मेरी मर्जी के मुताबिक कार रोकी। खिड़की से झांक कर मुझे देखा। वो मजबूर होकर सोचने लगी। मैं इसकी तरफ खिंची जा रही हूँ। सुना था कि 1000 सख्त मजाजी के बावजूद दिल किसी एक के लिए पागल सा हो जाता है। क्या मैं दीवानी हो रही हूँ? ख्वामखा गाड़ी रोककर उसे देख रही हूँ। ये मुलाजिम गार्ड्स वगैरह क्या सोचते होंगे? उसने हाथ के इशारे से मुझे बुलाया। एक गार्ड ने कहा, उधर जाओ, खानम बुलाती हैं। मैं नूर जमान का हाथ पकड़कर तेजी से चलता हुआ उसके करीब आया। ये मालूम कर चुका था कि दोनों भाइयों ने उसे तालीम के लिए लंदन भेजा था। वो पिछले बरस वापस आई थी। मैंने अंग्रेजी में कहा, दिल की बात जुबान पर ना लाई जाए तो अंदर घुटन बढ़ जाती है। वह भी अंग्रेजी में बोली, अच्छा हुआ कि तुम ये जुबान बोलते हो, वरना मैं अदना लोगों के सामने दिल की बात ना कह पाती। तुमने पहली मुलाकात में ना जाने क्या जादू कर दिया है।
मैं जादूगर नहीं हूं और ना ही आशिक मिजाज हूं। मुझे कोई औरत मुतासिर नहीं करती, यानी मुझ में मुतासिर करने वाली खूबियां नहीं है। तुम मेरी तौहीन कर रहे हो। मैं तुम्हारे बारे में नहीं कह रहा हूं। भला पहली मुलाकात में कैसे कह सकता हूं कि तुम्हें कितना करंट है? मैं तुम्हें बताऊंगी कि कैसे करंट मारती हूं। अगली सीट पर बैठो। मेरा दहकान मेजबान भी बैठेगा तो तुम्हारी बर्ती को ठेस पहुंचेगी। वो बोली, ये गाड़ी के पीछे दौड़ता हुआ आएगा, इसकी औकात यही है। इसकी औकात इतनी ऊंची है कि तुम इसके मेहमान के लिए गाड़ी से उतरकर जमीन पर आ गई हो। तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। जानते हो तुम्हारा अंजाम क्या होगा? कोई अपना अंजाम नहीं जानता। तुम्हें भी अपने अंजाम की खबर नहीं है। वो गुस्से से कार के अंदर गई। डैशबोर्ड के एक खाने को खोलकर भरा हुआ रिवॉल्वर निकाला। उसका ख्याल था मुझे गोली मार देगी। मैं मर जाऊंगा तो उसके अंदर से मेरा तासुर और मेरा जादू भी खत्म हो जाएगा। मैंने उसकी सोच में कहा, वो मर जाएगा तो मैं खाली हो जाऊंगी। इसकी मकनातीसी निगाहें मेरी रग रग में लहू की तरह दौड़ रही हैं। मैं चाहती हूँ ये मुझे देखता रहे और मैं घायल होती रहूं। वो ढीली पड़ गई। रिवॉल्वर को वापस रखते वक्त उसकी सोच ने कहा, क्या करूं, मेरा दिल इसे मांगता है। वह फौरन ही कार स्टार्ट करके आगे चली गई। एक दहकान को अपनी कार में नहीं बिठा सकती थी। मैंने उसकी अनाक को फिलहाल मजरू नहीं किया। अभी जो सलूक कर चुका था वो पहली मुलाकात के लिए काफ़ी था। नूर जमान ने मेरे साथ चलते हुए पूछा, वो क्या कह रही थी? कह रही थी मैं उसके साथ कार में बैठ जाऊं, क्योंकि अंग्रेजी बोलता हूं, तुम गाड़ी के पीछे दौड़ते हुए आओगे। क्योंकि तुम कौमी और इलाकाई जुबान बोलते हो और उससे बहुत कमतर हो। आप उसके साथ नहीं गए, ये बहुत बुरा हुआ। वो खानजादी अपनी तौहीन का बदला लेगी। लेने दो, परवाह ना करो। हम पहाड़ी रास्ते पर चढ़ते चढ़ते हवेली के बड़े गेट तक पहुंच गए। एक सिक्योरिटी अफसर ने डिटेक्टिव वाले से हमें सर से पांव तक देखा। किसी हथियार की निशानदेही नहीं हुई। हम 2 सिक्योरिटी गार्ड्स के पीछे चलते हुए वसी और इस बाग से गुजरते हुए हवेली के अंदर आए। बड़े ज़बरदस्त हिफाजती इंतजाम थे। इसके बावजूद मैं उनके आका काफूर खान के अंदर पहुंचा हुआ था। अगर इलाका गैर से नूर जमान की बहन को वापस लाने का मसला न होता तो मैं खाने आजम को मिट्टी चाटने पर मजबूर कर देता। हवेली की बैठक में उसके मुलाजिम ने अंदर आकर कहा, तुम उधर बैठो, जरा तुम नूर जमान मेरे पीछे आओ। मैं एक ऐसी कुर्सी पर बैठा जिसकी पुश्त दीवार से लगी हुई थी। किसी नई जगह इसी तरह बैठना चाहिए, पीछे से दुश्मन के हमले का खतरा नहीं रहता। मैं दस्ते रास्त के दिमाग में पहुंच गया। वह नूर जमान को अपने आका के पास ले जा रहा था। एक राहदारी से गुजरकर दूसरी तीसरी राहदारी में चल रहा था। हवेली बहुत बड़ी थी। आका तक पहुंचने का फासला भी बहुत था। आखिर वो एक बड़ी सी ख्वाबगाह में पहुंच गए। काफूर खान शाहाना तर्ज के पलंग पर शाहाना अंदाज में बैठा हुआ था। नूर जमान ने झुककर सलाम किया। वो घुरा कर बोला, तू हमें धोखा देकर फरार हुआ था, तेरी इतनी जुर्रत कैसे हुई? खान आका, मैं मेहनत मजदूरी करने गया था। ये देखिए, मैं आपके पूरे 20,000 रुपये लाया हूँ। उसने लिबास के अंदर से नोटों की गड्डियां निकाल कर दिखाई। फिर कहा, आज मैं कर्ज अदा कर रहा हूँ, मेरी माँ और बहन को रिहा करें। काफूर ने उसे घूर कर देखते हुए कहा, दूर से रकम क्या दिखाता है, इधर आ और कर्जे की रकम मेरे कदमों में रख दे। वह दोनों हाथों की तश्तरी पर नोटों की गड्डियां रखे आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ करीब आया। फिर बोला, आका हजूर, ये रकम कबूल करें। वो गरज कर बोला, क्या तूने सुना नहीं, ये रकम मेरे कदमों में रख दे। माफी चाहता हूँ आका, नोटों पर हमारे कायदे आजम की तस्वीरें हैं, मैंने कदमों में नहीं रखूंगा। नूर जमान की कायदे आजम से अकीदत और एहतराम का जज्बा देखकर दिल खुश हो गया। काफूर खान ने एक तमाचा रसीद किया। नूर जमान का मुंह घूम गया। वो पलटकर फर्श पर गिर पड़ा। नोटों की गड्डियां इधर उधर बिखर गईं। फिर वो जल्दी से उठकर गड्डियां समेटकर उन्हें हथेलियों की तश्तरी में सजाकर दोबारा उसके रूबरू आ गया। काफूर खान ने कहा, मैं इलाका गैर में रहता हूँ, वहाँ बड़े बड़े मुल्कों के करेंसी नोट आते हैं, उनके सामने पाकिस्तानी करेंसी की क्या अहमियत है। उसने दस्ते रास्ते से कहा, शिकंजा खान, इसे ठोकर मारकर नोटों समेत हमारे कदमों में गिराओ। मैंने दस्ते रास्ते शिकंजा को माइल किया कि वो नूर जमान के पीछे से दौड़ता हुआ आकर फ्लाइंग किक मारे। उसने यही किया। दौड़ता हुआ आकर फिजा में छलांग लगाई। मैंने उसी लम्हे उसे घुमा दिया। फ्लाइंग किक काफूर खान के मुंह पर लगी। वो लड़खड़ाकर पीछे पलंग पर पहुंच गया। शिकंजा फर्श पर औंधे मुंह गिर पड़ा था। उधर काफूर खान गुस्से से पागल हो गया था। आज तक किसी ने उसे उंगली नहीं लगाई थी, कुजा ये कि मुलाजिम ने मुंह पर लात मार दी थी। उसने गालियां देते हुए तकिए के नीचे से भरा हुआ रिवॉल्वर निकाला। शिकंजा ने गिड़गिड़ा कर कहा, रहम आका रहम, मैंने दानिस्ता। उसकी बात पूरी ना हो सकी। काफूर खान जुनून में फायर करता गया। दस्ते रास्त पहली ही गोली में ठंडा पड़ गया था, लेकिन वो ठाएं ठाएं फायर करता गया। ये के बाद दीगरे गोलियां उसके जिस्म में उतारते हुए अपना गुस्सा सर्द करने की कोशिश करने लगा। फिर खाली रिवॉल्वर खींचकर उसकी लाश पर मारते हुए गहरी सांसें लेने लगा। एक जख्मी दरिंदे की तरह हाँफने लगा। सिक्योरिटी अफसर दूसरे गार्ड्स के साथ दौड़ता हुआ वहां पहुंच गया था और सलूट करके हैरानी से दस्ते रास्त की लाश को देख रहा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि आका ने अपने काबिल एतमाद दस्ते रास्त को कत्ल किया है। आका ने गरज कर कहा, इस नमक हराम की लाश को हवेली के पीछे खाई में फेंक दो। वो सब लाश उठाकर ले गए। 2 मुलाजिम खून आलूद कालीन लपेट कर ले गए थे। दूसरे मुलाजिम नया कालीन लाकर बिछाने लगे। इस तमाम अरसे में नूर जमान एक तरफ सहमा खड़ा रहा। काफूर खान आंखें बंद करके सोच रहा था, अभी किसी को मालूम नहीं कि मैंने मुंह पर लात खाई है। ये नूर जमान भी नाबूद हो जाएगा तो मेरी इज्जत रह जाएगी। मैंने उसकी सोच में कहा, मुझे लात खाकर अकल से सोचना चाहिए।
कि मैं कायदे आज़म को और पाकिस्तानी करेंसी को अपने कदमों में लाना चाहता था। मुझे इबरत हासिल करना चाहिए। उसने इबरत के नाम पर गंदी सी गाली दी। फिर रिवॉल्वर को दोबारा लोड करके नूरजमान से बोला, रकम इधर रख दे। तेरी बहन कल सुबह तेरे घर पहुंच जाएगी। तेरी माँ हवेली के पीछे काम कर रही है। चला, मैं तुझे उससे मिला दूं। तुम माँ के साथ पिछले रास्ते से चले जाना। वो बोला, आका मेरा मेहमान आपकी बैठक में है, मैं उसके साथ जाऊंगा। ओह हाँ, मैं तेरे मेहमान को भूल गया था, लेकिन अब वो मेरा मेहमान है, और जिसे मैं मेहमान बना लूं, क्या उसे तू साथ ले जाने की जरूरत करेगा? नूरजमान मुझे छोड़कर जाना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने उसे ख्याल ख्वानी के जरिए जाने पर मजबूर कर दिया। वो काफूर खान के पीछे जाने लगा। खान ने फैसला किया था कि नूरजमान और उसकी माँ को बाएं भाग के रास्ते जाने देगा, फिर उन पर अपने पालतू खूंखार कुत्ते छोड़ देगा। वो पिछले हिस्से में उसकी माँ को बुला लाया। दोनों माँ बेटे एक दूसरे से लिपटकर खामोशी से रोने लगे। नूरजमान ने कहा, माँ अब तेरी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। मैंने तमाम कर्जा अदा कर दिया है। कल हमारी गुले जाना भी घर आ जाएगी। मैंने काफूर खान के दिमाग पर कब्जा जमाया, उसे कुत्तों के सेल के पास ले गया। 4 भूखे खूंखार कुत्ते आहनी सलाखों के पीछे हुर्रा रहे थे, भौंक रहे थे। खान ने चारों को गोली मार दी। उनका भौंकना हमेशा के लिए खत्म हो गया। वह ज़ेरे ज़मीन सेल से बाहर आया। सिक्योरिटी अफसर दूसरे गार्ड्स के साथ फिर दौड़ता हुआ आ रहा था। खान ने कहा, वापस जाओ, खतरे की बात नहीं, मैं हवाई फायर कर रहा था। वो सब वापस चले गए। काफूर खान हवेली के पीछे बरामदे में आया। दोनों माँ बेटे उसका इंतजार कर रहे थे। वो उन्हें साथ लेकर पाएं बाग से गुजरता हुआ पिछले गेट पर आया। एक गार्ड से बोला कि इन्हें खैरियत से पहाड़ी के नीचे पहुंचा दो। माँ बेटे गार्ड्स के साथ चले गए। वो वापस ज़ेरे ज़मीन सेल में आया। मैंने उसके दिमाग को जरा सी ढील दी। वानी सलाखों के पीछे मुर्दा कुत्तों को देखकर चौंक गया, फिर बुड़बुड़ाया, मेरे इन कुत्तों को किसने गोली मार दी? मैंने उसे रिवॉल्वर की तरफ मुतवज्जा किया। उसने चैम्बर को चेक किया। 6 गोलियों में से 4 निकल चुकी थीं। चैम्बर में सिर्फ 2 गोलियां रह गई थीं। इसी हिसाब से 4 कुत्ते मारे गए थे। फिर भी वो मानने को तैयार नहीं था कि अपने हाथों से अपने कुत्तों को हलाक किया है। उसी वक्त मर्जीना वहां आई। उससे बोली, ब्रादर मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। मैंने 10 फायर की आवाज़ें सुनी थी। सिक्योरिटी अफसर कह रहा था तुमने काबिल एतमाद शिकंजा को मार डाला है। हाँ, वो काबिल एतमाद नहीं रहा था। इससे आगे कुछ ना पूछना। मर्जीना ने कुत्तों को देखकर पूछा, तुमने? वो झुंझला कर बोला, क्या तुम्हारी अकल कहती है कि जिन कुत्तों से बेहद मोहब्बत करता था उन्हें गोली मार सकता हूँ? नहीं, मगर किसने गोली मारी? गोलियां मेरे रिवॉल्वर से चली हैं, मगर मैंने फायर नहीं किया है। क्या तुमने कुछ देर के लिए ये रिवॉल्वर किसी को दिया था? बिल्कुल नहीं, ये मेरे हाथ में था। मर्जीना ने उसे ऐसे देखा जैसे भाई का दिमाग चल गया हो। वो बोली, शिकंजा खान ने तुम्हें कोई ज़हनी सदमा पहुंचाया है। मैं बचपन से तुम्हारा गुस्सा और जुनून देखती आ रही हूँ। कोई सा भी हथियार इस्तेमाल करते हो तो होश में नहीं रहते। वो बोला, हम सब की रगों में चंगेजी खून है। तुम भी एक खास मौके पर जुनून में मुब्तला हो जाती हो, और जब होश में आती हो तो तुम्हें याद नहीं रहता कि जुनून में क्या कुछ करती रही हो। काफूर खान की सोच ने बताया। मर्जीना को दुल्हन बनने के बाद सुहाग की सेज पर दौरा पड़ता है। वो 2 बार दुल्हन बन चुकी है। पहली बार अपने शौहर को फूलों की सेज पर गोली मार दी। दूसरी बार दूसरे शौहर को खंजर से हलाक कर दिया। होश में आने के बाद उसने यकीन नहीं किया कि अपने ही हाथों से अपना सुहाग उजाड़ चुकी है। हकीकतन वो ऐसी कंवारी सुहागन थी जो शब अरूसी में कंवारी रह जाती थी और जुनून की हालत में कत्ल करके कंवारी बेवा बन जाती थी। मर्जीना का किरदार अजीबोगरीब था। मैंने अच्छी तरह उसके चोर ख्यालात पढ़े, बार बार पढ़े। हर बार यही मालूम हुआ कि उसने किसी को कत्ल नहीं किया है। उसे ये याद था कि 2 बार दुल्हन बन चुकी है, और यह भी याद था कि उन 2 मकतूल जवानों को भी देखा है जो उसके दुल्हा बनकर आए थे और सुहाग की सेज पर अब्दी नींद सो गए थे। ये खैरियत हुई कि उसकी शादी दोनों बार इस इलाके से दूर अपनी बरादरी से बाहर की गई थी। अगर बरादरी में शादी होती और दूल्हा कत्ल किए जाते तो खानदानी अदावतें बढ़ती जाती। अपने ही कबीले में काफूर खान के दुश्मनों की तादाद में इजाफा हो जाता। काफूर खान और उसके भाई बीरम खान उर्फ छोटा खान ने अपनी बहन मर्जीना के इलाज में दौलत पानी की तरह बहाई थी। यूरोप और अमेरिका के तजुर्बाकार डॉक्टरों से और माहिरीन नफ्सियात से मुआयना कराया था। माहिरीन का मुतफिका फैसला था कि मर्जीना के दिमाग में कोई फांस अटकी हुई है। उसने शायद बचपन में छुपकर किसी दुल्हन के साथ ज्यादती होते और उस दुल्हन को कत्ल करते देखा है, या इसी किस्म की कोई फिल्म देखी है जो उसके ताहतल शऊर में छुपी हुई है। जब वो खुद दुल्हन बनती है तो आलम जुनून में वही वाक़या दोहराती है। वैसे मैंने ख्याल ख्वानी के जरिए उसके लाशऊर और ताहतल शऊर को अच्छी तरह पढ़ा था। ऐसा कोई फिल्मी वाक़या उसकी याददाश्त में छुपा हुआ नहीं था। वो यकीनन एक पेचीदा मसला बन गई थी। बहरहाल हवेली के अंदर आकर काफूर खान को याद आया कि नूरजमान अपनी माँ के साथ कहाँ गया है, जबकि वो माँ बेटी हवेली के पिछले हिस्से में थे। उसने पिछले गेट के सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, क्या तुमने सैयदी बानो और उसके बेटे को देखा है? गार्ड ने जवाब दिया, आका आप माँ बेटे को यहाँ लाए थे। मुझे हुक्म दिया था कि मैं उन्हें पहाड़ी के नीचे छोड़ाऊँ। मैंने हुक्म की तामील की है। काफूर खान ने सोचती हुई नज़रों से गार्ड को देखा, लेकिन जुबान से कुछ नहीं कहा। वह दिल ही दिल में एतराफ़ कर रहा था कि उससे कुछ बेतुकी हरकतें सरजद हो रही हैं। उसने जुनून में आकर काबिल एतमाद शिकंजा खान को कत्ल किया था। इसके बाद ही 4 कुत्ते मर गए थे और माँ बेटे जिंदा सलामत हवेली से चले गए थे।
चूंकि ये सब कुछ गुस्से और जुनून से शुरू हुआ था, इसलिए वो परेशान होकर सोच रहा था क्या बहन की तरह उसे भी जुनूनी दौरा पड़ने लगा है। मर्जीना जो हरकतें करती थी उसे बाद में भूल जाती थी। काफूर खान सोच रहा था मैं भी जो हरकतें करता रहा हूं उन्हें भूलता रहा हूं। भाई और बहन का खून एक है और ये खून अपनी असलियत दिखा रहे। असलियत ये थी कि उनका बाप जवानी में नीम पागल था, बुढ़ापे में मुकम्मल पागल होकर दिमागी अस्पताल में मर गया था। बाप के ज़माने से ये कड़ियाँ जोड़ते हुए तस्लीम करना पड़ रहा था कि पागल बाप के खून का कोई पागल जरासीम औलाद के लहू में भी चला है और वो जरासीम अब अंडे बच्चे पैदा कर रहा है और उन्हें भी जुनूनी पागल बनाता जा रहा है। मैंने आहट सुनकर ख्यालख्वानी ख़त्म कर दी। सर उठाकर देखा, दरवाजे के पर्दे के पास मर्जीना खड़ी हुई मुझे देख रही थी। नजरें मिलते ही बैठक में दाखिल होकर बोली, मैं जानती थी तुम हवेली में आकर वापस नहीं जाओगे। क्या तुमने मुझे जाने से रोक लिया है? मेरे बरादर खाने आजम का हुक्म है कि पहली बार आने वाला अजनबी पहले हमारी हवेली में मेहमान बनकर रहेगा, फिर 3 दिनों के बाद बस्ती का कोई भी शख्स उस अजनबी को मेहमान बना सकता है। मैंने कहा, मेहमान नवाजी में दूसरों से सबकत ले जाना अच्छी बात है, मगर सुना है मेहमान के लिए आपस में झगड़े भी होते हैं, गोलियां भी चलती हैं। वसते हुए बोली, तुम पर गोली नहीं चलेगी। किसी में इतनी जुर्रत नहीं है कि हमारी तरफ आंख उठाकर भी देखे। हमारी तरफ असला उठाना तो दूर की बात है। वैसे तुम बहुत छोटे ख्याल के आदमी हो। एक दहकान के घर जा रहे थे। वो दहकान मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, हाँ इंसानियत का रिश्ता है। सफ़र के दौरान आज ही उससे मुलाकात हुई थी। अगर मैं उसे छोड़कर तुम्हारी गाड़ी में बैठ जाता तो एक गरीब का दिल टूट जाता। वो गरीब तुम्हें छोड़कर चला गया है। वो छोड़कर नहीं गया, तुम्हारे भाई के हुक्म ने उसे साथ छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। अभी तुमने ही कहा था कि अजनबी शख्स पहली हवेली में मेहमान रहता है। ये मेरे लिए अच्छा हुआ कि तुम्हारे जैसा अंग्रेजी बोलने वाला स्मार्ट मेहमान आया। मैं तनहा बोर हो रही थी। मुलाजिम ने आकर बताया कि मेज़ पर खाना चुन लिया गया है। वो बोली, मिस्टर अरसलान, मैंने दस्तूर के मुताबिक मेहमान को चाय या शरबत पेश नहीं किया क्योंकि ये लंच का वक्त है। कम ऑन, बाकी बातें खाने की मेज़ पर होंगी। मैं उठ गया। उसके साथ चलता हुआ बैठक से निकलकर एक राहदारी में आया। वहां से डाइनिंग रूम में पहुंचा। हवेली पुरानी थी लेकिन जदीद कीमती सामान से आरास्ता थी। हम मेज़ के तरफ बैठ गए। मर्जीना ने मुलाजिम से पूछा, खाने आजम कहाँ हैं? आका खान ने कहा, भूख नहीं है, आप मेहमान का साथ दें। वो अंग्रेजी में बोली, बरादर बहुत परेशान है। हम भाई बहन आपस में बहुत मोहब्बत करते हैं। एक छत के नीचे रहकर एक दूसरे के बगैर एक लुकमा भी मुंह में नहीं रखते। अगर माइंड ना करो तो मैं बरादर को खुद बुला कर लाती हूँ। बेशक, मैं इंतज़ार करूँगा। मुझे खाने आजम से मुलाकात करके खुशी होगी। वो कुर्सी से उठकर जाने लगी। उसके ख्यालात कह रहे थे वो मुझे गुफ्तगू से और ज़ाहिरी शख्सियत से ऊंचे स्टेटस का आदमी समझती है, इसीलिए मेरे सामने आती है और अपनाइयत से गुफ्तगू करती है। चाहती है गरीबों और गुलामों की बस्ती में मेरे साथ कुछ अच्छा वक्त गुजर जाए। लेकिन चोर ख्यालात कह रहे थे कि वो ऊंचे स्टेटस के लोगों को भी खुद से कमतर समझती है, किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती। उसका दिल और दिमाग मेरी तरफ झुक रहा था, इसलिए वो मुझसे फ्री हो रही थी। वो भाई के पास आकर बोली, बरादर तुम जानते हो मैं तुम्हारे बगैर खाने को हाथ नहीं लगाऊंगी, फिर भी खाने से इनकार कर रहे हो। मर्जीना, जब तुम पर दौरा पड़ता था तो मैं परेशान हो जाता था। मैं उसे बीमारी समझकर तुम्हारा इलाज कराता फिरता था, लेकिन अब यकीन हो गया कि हम बीमार नहीं है, हमारे पागल बाप का खून रंग दिखा रहे। ये क्या कह रहे हो ब्रदर? ठीक कह रहा हूँ, ज़रा गौर करो। जिस तरह जुनून की हालत में तुम्हें कुछ याद नहीं रहता, उसी तरह मुझे भी याद नहीं रहता। मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने कब अपने कुत्तों को गोली मार दी और कैसे उन गुलाम माँ बेटे को यहाँ से भगा दिया। तुम होश में आकर सोचती हो कि सुहाग की सेज पर दुल्हा कैसे कत्ल हो गया, उसी तरह मैं होश में आकर सोचता हूँ कि कुत्ते कैसे मर गए और गुलाम कैसे आज़ाद हो गए। बरादर, तुम्हारी बात दिल को लगती है, बिल्कुल मेरी तरह तुम पर दौरा पड़ रहा है, लेकिन खाना छोड़ने से मसला हल नहीं होगा। हम पेट भरते रहें या भूखे रहें, बाप का खून उबाल में आता रहेगा, हम पर दौरे पड़ते रहेंगे। अभी खैरियत है कि छोटा खान महफूज है, कब तक महफूज रहेगा? बाप का खून उसके लिए भी मुसीबत बनेगा। मैं तावीज़ गंडों को नहीं मानती। आमिल प्रोफेसरों के मुतालिक तुम्हारा क्या ख्याल है कि हमें किसी बहुत बड़े आमिल से रुजू करना चाहिए? कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। इलाज कराते रहने से उम्मीद कायम रहती है। हम इस मौजू पर बाद में बातें करेंगे, मेहमान इंतज़ार कर रहे हैं। मर्जीना, तुम उसे बहुत लिफ्ट दे रही हो, क्या वो हमारी हैसियत का आदमी है? बेशक तुम्हारी बहन किसी कमतर पर थूकना भी पसंद नहीं करती। तुम उससे एक बार मुलाकात करो, अगर वो हमसे बढ़तर नहीं है तो कमतर भी नहीं लगता। वो अपनी जगह से उठ गया। मर्जीना के साथ चलता हुआ डाइनिंग रूम में आया। मैंने आगे बढ़कर उसे मुसाफिया किया। वो बोली, ये मेरे बरादर खाने आजम काफूर खान है। यहाँ से इलाका गैर तक बड़े बड़े चंगेज़ खान और हलाकू खान मेरे बरादर के सामने सर झुकाते हैं। और बरादर, ये मिस्टर अरसलान है, खासी तालीम याफ्ता है, इससे ज़्यादा मैं नहीं जानती। हम सब खाने के मेज़ के अतराफ बैठ गए। वो बोला, मेहमान अपने मुतालिक बताओ। मैंने कहा, मैं एक खाना बदोश हूँ, जबकि दुनिया के हर बड़े शहर में मेरी महलनुमा कोठियाँ हैं। फ्रांस में मेरे एक ज़ाती त्यारा और 2 हेलीकॉप्टर्स हैं। लंदन के लॉर्ड्स और ड्यूक मुझसे मुलाकात करने में फ़ख्र महसूस करते हैं। दुनिया के बड़े बड़े सियासतदान कोई बड़ा कदम उठाने से पहले मुझसे मशवरा करते हैं। तुम ऐसा क्या करते हो कि दुनिया के बड़े बड़े लोग तुम्हारे मशवरों के मोहताज रहते हैं? मैं बैनुल-अक़वामी शोहरत रखने वाला नजूमी हूँ, सच्ची पेशगोइयाँ करता हूँ।
एक पेशगोई के 25,000 पाउंड वसूल करता हूँ। मुझे सिर्फ दौलतमंद और ख़ानदानी लोग ही बर्दाश्त करते हैं। क्या तुम मेरे और मर्जीना के हालात ज़िंदगी बता सकते हो? खाने के बाद ज़रूर बताऊंगा। मर्जीना ने कहा, तुमने अपने इल्म नजूम के मुतालिक बड़े बड़े दावे किए हैं। ऐसे दावों को डींगे मारना भी कहते हैं। काफूर खान ने कहा, मैं झूठ और फराड को बर्दाश्त नहीं करता। अगर तुमने हमारे माजी के हालात गलत बताए तो मैं मुस्तकबिल की पेशगोई सुनने से पहले ही तुम्हें गोली मार दूंगा। मैं खाने की प्लेट हटाकर कुर्सी को पीछे सरकाकर खड़ा हो गया। फिर बोला, कोई गैरतमंद पठान मेहमान को गोली मारने की बात नहीं करता। इसका मतलब है मैं मेहमान नहीं हूँ, सिर्फ एक नजूमी हूँ जिसके इल्म की सच्चाई आजमाना चाहते हो। मिस्टर अरसलान, मेरे बरादर के सामने तैश में ना हो। मुझे गुस्सा नहीं आता और मैं खान आजम जैसे अकाबरीन को गुस्सा दिखाने की हमाकत नहीं करता। मैंने सिर्फ ये मेहमान की कुर्सी छोड़ दी है। मैं उस वक्त तक सिर्फ एक नजूमी हूँ जब तक तुम दोनों की पिछली जिंदगी के हालात नहीं बताऊंगा। तुम्हारे घर का पानी भी नहीं पीऊंगा। काफूर खान ने कहा, हम खानदानी लोग अपनी गलती कभी नहीं मानते, क्योंकि हमारी गलतियां भी जायज़ होती हैं। मैंने मेहमान को गोली मारने की बात कहकर गलती की, लेकिन जब कह दिया तो वो बात पत्थर की लकीर हो गई है। तुम्हारी सलामती इसी में है कि सच्ची बातें बताओ। कागज़ और कलम मंगवाओ और अपनी सही तारीख पैदाइश वगैरह बताओ। उसने मुलाजिम को कागज़ कलम लाने का हुक्म दिया। मैं कुर्सी पर सर झुकाकर बैठ गया और काफूर खान की पिछली ज़िंदगी के हालात उसकी सोच के जरिए पढ़ने लगा। मुलाजिम ने कागज़ कलम ला कर दिया। मैं उस पर खान की तारीख पैदाइश वगैरह लिखकर जायचा बनाने और उसके नाम के अदाद शुमार करने के बहाने उसके मजीद ख्यालात पड़े। दोनों बहन भाई अपनी जगह बैठे मुझे देख रहे थे, मेरे इल्म की ज़ुबान सुनने के लिए बेचैन हो रहे थे। मैंने नज़रें उठाकर काफूर खान को देखा। वो सीधा होकर बैठ गया। मैंने कहा, तुम्हारी माजी की अक्सर बातें सबके सामने बयान नहीं की जा सकती। क्या तुम्हारी बहन के सामने बयान करूं? वो उठकर बोला, मेरी ख्वाबगाह में चलो। मैं उसके साथ जाने लगा। मर्जीना ने कहा, बरादर, अगर तुम इसके इल्म से मुतमईन हो जाओगे तो मैं भी तन्हाई में अपने हालात मालूम करूंगी। बेशक मिस्टर अरसलान तुम्हारे पास भी आएंगे। हम एक ख्वाबगाह में आ गए, फिर दो सोफों पर एक दूसरे के सामने बैठ गए। मैंने कहा, यह तो सभी जानते कि तुम्हारे लिए किसी को कत्ल करना मामूली सी बात है। तुमने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार कत्ल किए हैं, लेकिन एक भयानक कत्ल ऐसा है जिसके मुतल्लिक कोई नहीं जानता। वो तुम्हारी ज़िंदगी का पहला और आखिरी कत्ल है जिसे तुमने सबसे छुप कर किया, वरना तुम किसी से न डरते और ना ही किसी के सामने जवाब दो। उसने मुझसे पूछा, जब मैं किसी से डरता नहीं हूं तो मैंने छुपकर वो कत्ल क्यों किया? तुम अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करते थे, इतनी मोहब्बत के किसी भी मामले में उसका दिल तोड़ना नहीं चाहते थे, और तुम जानते थे कि इस कत्ल का इल्म माँ को होगा तो उसका दिल टूट जाएगा। तुमने डर से नहीं बल्कि माँ की मोहब्बत से छुपकर वो जुर्म किया। तुम सच बोल रहे हो, लेकिन माँ की वफात के बाद मैं उस कत्ल को क्यों छुपा रहा हूँ? तुम मरहूम माँ का अक्स अपनी बहन मर्जीना में देख रहे हो। माँ की तमाम मोहब्बत बहन को दे रहे हो। ये सोचते हो उसे मालूम होगा तो वो तुम्हें अपने बाप का कातिल समझकर नफरत करेगी। ना तुम उसकी नफरत बर्दाश्त करना चाहते हो, ना उसका दिल तोड़ना चाहते हो। तुमने तय कर लिया है कि जब बात छुपी हुई है तो छुपी ही रहे। तुम्हारा इल्म बहुत खतरनाक है। तुम्हें मालूम हो गया कि मैं अपने बाप का कातिल हूँ। तुम्हारा इल्म यह भी कहता होगा कि मैंने ऐसा मजबूर होकर किया था। वो खतरनाक हद तक पागल हो गया था। उसने एक बार मुझ पर और मेरी माँ पर कातिलाना हमला किया था। तुम्हारा बाप मुस्तकिल पागल नहीं था, उस पर कभी कभी पागलपन का दौरा पड़ता था, वरना वो नॉर्मल रहता था। और उसने कभी तुम पर या तुम्हारी माँ पर कातिलाना हमला नहीं किया था। वो गुस्से से भड़ककर बोला, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? तुम मुझे सच बोलने से रोकोगे तो मैं जुबान बंद कर लूंगा, लेकिन तुमने वार्निंग दी है कि मैं माजी के सच्चे हालात नहीं बताऊंगा तो तुम मुझे गोली मार दोगे। मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। क्या तुम्हारा इल्म और कुछ सच्ची बातें बोल रहा है? अब जो सच्ची बात है वो बहुत कड़वी और जहरीली थी, जिसे वो जानता था और ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि दूसरा कोई जान सके। मेरे मुंह से सच्चाई सुनकर वो गुस्से से पागल हो जाता और उसकी पूरी कोशिश यही होती कि मैं वहां से जिंदा वापस ना जाऊं। मैंने उसे खुद ही सोचने पर मजबूर किया। वो सर झुकाकर सोचने लगा। ये कोई 45 बरस पहले की बात है। मंशा खानम का हुस्न और जमाल पूरे इलाका में मशहूर था। उस दौर का खान आजम शमशेर खान भी अपनी जिद और हठधर्मी के लिए दूर तक बदनाम था। किसी की ज़मीन हासिल करने की जिद करता तो पहले उसकी कीमत लगाता। ज़मीन का मालिक फरोख्त करने से इनकार करता तो उसे गोली मारकर उसके वारसों को धमकियां देता। वो जान के खौफ से ज़मीन उसके नाम कर देते थे। उसके मुकाबले में कोई दूसरा जिम्मेदार ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीनें हासिल करके उससे बरतर होना चाहता तो वो उस जिम्मेदार को उसी की ज़मीन में जिंदा दफन करा देता। फिर उसने मंशा खानम से शादी करने की जिद की। पता चला वो शमशेर खान को पसंद नहीं करती है और शमशेर खान उसे देखकर हजार जान से आशिक हो गया था। पहले उसने मोहब्बत से उसे समझाया, मेरी शरीक हयात बन जाओ, मैं तुम्हारे कदमों में दुनिया की सारी खुशियां समेट कर ले आऊंगा। वो बोली, मैं दिल से मजबूर हूं, तुमसे शादी नहीं करूंगी। वो बोला, मैं भी दिल से मजबूर हूं। तमाम इलाके में ये मशहूर हो चुका है कि मैं तुम्हारे इश्क में गिरफ्तार हूं। अगर मैंने तुमसे शादी ना की, तुम्हें अपनी खानम ना बनाया, तो इस खाने आजम के वकार को ठेस पहुंचेगी। मेरी तौहीन होगी और मैं तौहीन बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो बोली, मैं भी किसी के इश्क में गिरफ्तार हूं, शादी तुमसे नहीं उससे करूंगी। वो कौन है? ये मेरा ज़ाती मामला है, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगी। खान आजम शमशेर खान ने जब ये देखा कि वह नरमी से हासिल नहीं होगी तो उसने गर्मी दिखाई। बड़ी धूमधाम से बारात लेकर उसके घर पहुंच गया।
फिर मंशा बानो के बाप के सीने पर बंदूक रखकर कहा, निकाह कबूल नहीं करेगी तो पहले तेरा बाप मरेगा, फिर तेरे भाई बहनों की बारी आएगी। मंशा खानम ने निकाह कबूल कर लिया। इस खुशी में उसके मैके से ससुराल तक कई हजार हवाई फायर किए गए। फायरिंग की आवाज़ तमाम रात उस इलाके में गूंजती रही। इलाका गैर की इस सरहद से उस सरहद के पार पाकिस्तानी बस्तियों में यह धूम मच गई कि खान आजम शमशेर खान मंशा खानम को जीत कर लाया है। उन दिनों पाकिस्तान वजूद में नहीं आया था। जरगा गांव हिंदुस्तानी कहलाता था। उस रात वह फातिह की शान से दुल्हन के कमरे में आया। वह फूलों की सेज पर बैठी थी। उसे देखते उठकर बोली, तू अचानक बारात लेकर आया था। मैं अपने घर वालों की सलामती के लिए निकाह कबूल करके आई हूँ, लेकिन यह निकाह जायज़ नहीं है क्योंकि मैं तेरे सौतेले भाई अमजद खान के होने वाले बच्चे की माँ हूँ। शमशेर खान पर जैसे बिजली गिर पड़ी। वो गरज कर बोला, क्या बकवास करती है? मैं बहुत पहले ये बकवास करती, लेकिन तेरे भाई ने कहा था जब तक वो दिल्ली से वापस ना आ जाए मैं उसका इश्क किसी पर जाहिर ना करूं। अब जाहिर करने पर मजबूर हो गई हूं। उसने एक जोर का तमांचा रसीद किया, फिर कहा, मैं तेरे तमाम मैके वालों को गोली मार दूंगा। मुझे मैके से यहाँ हुए 7 घंटे गुजर चुके हैं। मेरा बाप मेरे भाई बहनों को लेकर दिल्ली की तरफ जा चुका है। इन 7 घंटों में उसने निस्फ फासला तय कर लिया होगा। तेरे आदमी और तेरी बंदूक की गोलियां मेरे मैके वालों तक नहीं पहुंच सकेंगी। मैं तेरी बोटी बोटी काट कर कुत्तों को खिला दूंगा। बेशक तू ऐसा कर सकता है, मगर मुझे नुकसान पहुंचाने से पहले ये सोच लेना, तेरा भाई अमजद खान फिरंगी तोप खाने का इंचार्ज है। वह तुझे असला और बारूद पहुंचाता है। अगर वो सप्लाई बंद कर देगा तो तेरे पास मुगलों की सिर्फ तलवारें रह जाएंगी। अगर तू मुझे नुकसान पहुंचाएगा तो वो फिरंगी तोपों का रुख तेरी हवेली की तरफ कर देगा। खान आजम शमशेर खान आंखें फाड़कर मंशा खानम को देख रहा था। पहली बार मालूम हुआ कि बज़ाहिर कमज़ोर नजर आने वाली औरत कितनी शाहजोर और फिरंगी सियासत से भरपूर होती है। उस वक्त मंशा खानम की जगह कोई दूसरी औरत होती तो उसे फौरन गोली मार देता। अपनी तौहीन बर्दाश्त न करता, लेकिन वो मुश्किल में पड़ गया था। पूरे इलाके में मशहूर हो गया था कि उसने एक ज़िद्दी हसीना को जीत लिया है। अब इस कमरे से बाहर अपनी शिकस्त का चर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकता था, और अपने सौतेले भाई से दुश्मनी मोल लेना भी दानिशमंदी न होती। वो मुठ्ठियां भींच कर बोला, अमजद खान के आने तक ये बात इस 4 दीवारी से बाहर ना जाए कि मैं तुझे हासिल करने में नाकाम हो रहा हूँ। मैं छुपी हुई शिकस्त बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन उसका चर्चा आम होगा तो मैं तुझे और तेरे यार को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ख्वाब फिरंगी मुझे मार डालें। दूसरे दिन शाम को सौतेला भाई अमजद खान आ गया। अपने साथ इलाका गैर के कबायली सरदारों को लाया था। वह सब एक बंद कमरे में बैठकर मंशा खानम के मसले पर बहस करने लगे। शमशेर खान का दावा था कि वो उसे दुनिया वालों के सामने दुल्हन बना कर लाया है। अगर वो दुल्हन ना रही तो उसकी इज्जत खाक में मिल जाएगी। अमजद खान का दावा था कि मंशा उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। वो अपनी औरत और अपना बच्चा दूसरे के हवाले नहीं करेगा। एक बुजुर्ग सरदार ने कहा, दोनों का दावा जायज़ नहीं है। अमजद खान ने मंशा को बीवी नहीं बनाया, अपनी खानदानी रवायत के मुताबिक दाश्ता बनाया है। वह शमशेर खान की भी दुल्हन नहीं है क्योंकि एक हामला औरत से निकाह जायज़ नहीं है। लेकिन मसला ना कहे, इज्जत का है, गैरत का है। दोनों भाई अकल से काम लें, आपस में समझौता करें, और कोई किसी के हक में दस्तबरदार हो जाए तो बेहतर है, वरना बड़ा खून खराबा होगा और नस्ल दर नस्ल गोलियां चलती रहेंगी। एक सरदार ने कहा, पहले अमजद खान ने मंशा पर कब्जा किया। जो पहले ज़मीन पर कब्जा कर लेता है वही ज़मीन का मालिक होता है। दूसरे सरदार ने कहा, और जो अपनी दानाई और शाहजोरी से ज़मीन छीन लेता है वो भी सरदार कहलाता है। तीसरे सरदार ने कहा, इस तरह कभी फैसला नहीं हो सकेगा। ये मामला सिर्फ एक औरत का नहीं, सियासत का भी है। अमजद खान बंदूक, कारतूस, गोला बारूद शमशेर खान को पहुंचाता है। शमशेर खान ये सामान हमें ला कर देता है। हमारे लिए दोनों भाई अहम हैं। अमजद खान ने कहा, आइंदा मैं तमाम असलिया बराह रास्त तुम लोगों के पास पहुंचाऊंगा। शमशेर खान को दरमियान में नहीं आने दूंगा। शमशेर खान ने चौंक कर सौतेले भाई को देखा। इस इलाके में जो इक़्तिदार और बर्तरी उसे हासिल थी वो किसी हद तक सौतेले भाई की बदौलत थी। उसी के ताउन से वो खान आजम कहलाता था। उसने कहा, अमजद खान, ये हमारे घर का मामला है। हम आपस में इस मसले को हल करेंगे। मैं कल सुबह तुमसे बात करूंगा। तमाम कबायली सरदार रात का खाना खाकर रुखसत हो गए। शमशेर खान ने दिल ही दिल में फैसला किया कि वह फिलहाल ऐसा तरीका इख्तियार करेगा कि इलाके में अपनी इज्जत भी रहे और अमजद खान मुखालफत भी ना करे, भाई भाई से राजी रहे। फिर कोई मुनासिब मौका देखकर वो किसी दूसरे फिरंगी एजेंट से रब्ता करेगा, उसके जरिए असला हासिल करेगा और अमजद खान को हमेशा के लिए रास्ते से हटा देगा। उसे रास्ते से हटाना यूं भी आसान था कि उस पर पागलपन का दौरा पड़ता था। पूरे चांद की रात को वो अजीब से वहशत और जुनून में मुब्तला हो जाता था। कमरी तारीख का हिसाब रखते हुए वो पूरे खानदान की रात से पहले फिरंगी आका से 2 दिन की छुट्टी लिया करता था। ऐसा न करता तो पागलपन का इंकशाफ होने पर उसे मुलाजमत से निकाल दिया जाता। शमशेर खान को इत्मीनान था कि किसी नए फिरंगी एजेंट से मामला तय होते ही वो अमजद खान को तोड़ फोड़ कर रख देगा। उसने दूसरी सुबह सौतेले भाई से कहा, इस इलाके में सरदारी का रोबर दबदबा है तो सब कुछ है। हम एक दूसरे के ताउन से अपनी बर्तरी और इक़्तिदार कायम रखते हैं। अगर एक औरत के लिए झगड़ा करेंगे तो एक दूसरे के हाथों मारे जाएंगे। जिस औरत के लिए मरेंगे वो किसी और से शादी कर लेगी। अमजद खान ने कहा, दुरुस्त कहते हो, लेकिन वो मेरी दीवानी है। उसकी दीवानगी का अंदाज़ा यूं करो कि वो तुमसे निकाह कबूल करके भी राज़ी नहीं है और मैंने उससे निकाह नहीं किया, फिर भी वो मुझसे राज़ी है। मैं हर माह 2 दिनों की छुट्टी लेकर उसके पास रहता हूँ। मुझ पर दौरा पड़ता है तो वो मुझे संभालती है।
हर तरह मेरी खिदमत करती है। मैं इतनी हसीन व जमील खिदमत गुजार औरत को नहीं छोड़ूंगा। शमशेर खान ने कहा, मुझे अब उस औरत की तलब नहीं रही, लेकिन सारी दुनिया को मालूम हो चुका है कि वो मेरी औरत है और मैं उसका मालिक हूँ। दुनिया ये नहीं जानती कि वो तुम्हारी चीज़ है। अगर तुम अकल से काम लो तो दुनिया वालों के सामने मेरे मालकाना हुकूक का भरम रहेगा। वो कैसे? मैं तुम्हारी मंशा को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा, लेकिन वो दुनिया वालों की नज़रों में मेरी मलकियत बनकर इसी हवेली में रहेगी। वो तुम्हारी अमानत रहेगी, लेकिन तुम दुनिया वालों के सामने उसे अपनी मलकियत नहीं कहोगे। यहाँ की चार दीवारी में उससे इश्क करोगे। इस तरह वो हमेशा तुम्हारी रहेगी और मेरे मालिक को मुख्तार होने का भरम भी कायम रहेगा। फैसला हो गया। मंशा ने भी इस फैसले को इसलिए तस्लीम कर लिया था कि वह अमजद खान के सिवा किसी दूसरे से राजी नहीं होना चाहती थी। इस फैसले के मुताबिक उसे शमशेर खान से निजात मिल रही थी और उसके मैके वालों की सलामती की जमानत भी हो गई थी। फैसले पर अमल होने लगा। 7 माह के बाद मंशा ने काफूर खान को जन्म दिया। दुनिया वालों की नज़रों में वो खान आजम शमशेर खान का बेटा था। वहां के रिवाज के मुताबिक उसकी पैदाइश पर खूब जश्न मनाया गया। शमशेर खान ने शादी की रात 1000 हवाई फायर कराए थे। मंशा खानम ने उसके जवाब में बेटे की पैदाइश पर 2000 हवाई फायर कराए। शमशेर खान औरतों से नफरत करने लगा था। उसने फिर कभी शादी नहीं की। अपनी दौलत और जायदाद का वारिस पैदा करने के लिए एक शरीक हयात लाजमी थी, लेकिन औरत पर से भरोसा उठ गया था। वो सोचता था जिससे शादी करेगा वो भी मंशा खानम की तरह न जाने किसकी औलाद पैदा करेगी और उसे शौहर के नाम करती रहेगी। ये बेहतर था कि वो मंशा खानम से धोखा नहीं खा रहा था। भाई की औलाद को अपने नाम कर रहा था। दुनिया वाले बस नाम और वल्दियत देखते हैं, उसके पीछे जो तमाशे होते हैं उन्हें देख नहीं पाते। और 1 बरस बाद पाकिस्तान वजूद में आ गया। फिरंगी बोरिया बिस्तर लपेट कर चले गए। अमजद खान अपना बोरिया बिस्तर लपेट कर मंशा खानम के पास हवेली में आ गया। इस दौरान उसने अच्छी तरह फिरंगी सियासत सीख ली थी। उधर अंग्रेज मुल्क से गए, उधर उसने रूसी एजेंटों से दोस्ती कर ली। कबायली सरदारों को रूसी असला सप्लाई करने लगा। हथियारों के सप्लायर की हैसियत से अपनी साख बरकरार रखी। तमाम कबायली सरदार बदस्तूर उसके हमायती रहे। इन हालात में शमशेर खान उसे कोई नुकसान न पहुंचा सका। 4 बरस के बाद मंशा खानम ने बीरम खान को जन्म दिया। दोनों भाई अपनी अपनी जगह 2 बेटों के बाप बन गए। शमशेर खान उन दिनों बहुत बीमार था। उसने अमजद खान को बुलाकर कहा, हम सबको अपना आखिरी वक्त भी याद रखना चाहिए। हमने अल्लाह ताला की नाफरमानी बहुत की। मैं तौबा करता हूँ, तुम भी तौबा कर लो, मंशा से शादी कर लो। अमजद खान ने कहा, जब तक वह तुम्हारी बीवी कहलाती है मैं उसे शरीक हयात नहीं बनाऊंगा। क्या यह नाइंसाफी कम है कि औलाद मेरी होती है और नाम तुम्हारा होता है? मैं इतना बेगैरत नहीं हूं कि उसे बीवी बनाने के बाद तुम्हारे नाम से मंसूब रखूं। शमशेर खान को आखिरी वक्त तो खुदा याद आ रहा था। उसे अब अकल आ रही थी कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। अपनी गलती को समझने के बावजूद वो ऐलान नहीं कर सकता था कि वो काफूर खान और बीरम खान का बाप नहीं है। ये बड़े शर्म की बात थी। दुनिया वाले रहती दुनिया तक उसे बेगैरत कहते रहते। उसकी बीमारी ने तवालत इख्तियार कर ली। फिर उस पर फालिज का हमला हुआ। इस हमले के बाद वो बिस्तर का होकर रह गया। उसकी जगह अमजद खान ने संभाल ली। वो कायम मुकाम खान आजम कहलाने लगा। मजीद 5 बरस के बाद मर्जीना पैदा हुई। बाहर वालों से काफ़ी अरसे तक ये बात छुपाई गई थी कि शमशेर खान फालिज ज़दा है, इसलिए मर्जीना की पैदाइश पर किसी ने बात नहीं बनाई। लेकिन शमशेर खान की तवील अलालत को ज़्यादा अरसा छुपाया नहीं जा सकता था। फिर अमजद खान ने इस इलाके की बेताज बादशाहत संभाल ली थी, लिहाजा उसके बाद मजीद औलाद पैदा करने की गुंजाइश नहीं रही। शमशेर खान मंशा का कुछ नहीं लगता था, लेकिन उसकी बीमारी ने उसे बदनसीब बना दिया था। अमजद खान उसे दूर रहने लगा था। वो शिकायत करती थी, क्या मुझसे दिल भर गया है? क्या मैं 11 बरस में बूढ़ी हो गई हूँ? वो जवाब देता था, बरादर फालिज ज़दा है, तू मेरे बच्चे पैदा करके उसे बाप का दर्जा कैसे देगी? दुनिया वाले अंदर रहमक नहीं है। बच्चे पैदा करना ज़रूरी नहीं, तुम मोहब्बत से वक्त गुजारने के लिए मेरे पास आ सकते हो। मोहब्बत से वक्त गुजारते गुजारते चौथी गलती पैदा हो गई तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। इसका मतलब है अब मैं तुम्हारे बगैर तनहा रहा करूंगी। तन्हाई का दुख मिटाने के लिए 3 बच्चे काफ़ी हैं। साफ क्यों नहीं कहते कि मुझसे बेजार हो गए हो? हाँ, बेजार हो गया हूँ। तुम्हारे इश्क में उल्लू बनकर इतनी ज़िंदगी गुजार दी। अगर किसी से बाकायदा शादी कर लेता तो मेरे नाम से औलाद पैदा होती रहती। ये मेरी बदबख्ती है कि मैं किसी का बाप नहीं कहलाता हूँ। तुम बाप कहला सकते हो। अगर तुम्हारा भाई मर जाए तो तुम उसकी बेवा से यानी मुझसे शादी कर सकते हो। इसके बाद जो औलाद होगी वो सब तुम्हारे नाम से होगी। काफूर खान, बीरम खान और मर्जीना भी सौतेले नहीं रहेंगे, तुम्हारे अपने ही रहेंगे। क्या तुम चाहती हो कि मैं भाई को कत्ल कर दूं? वो मेरे हकूक मारता रहे, मेरे बच्चों की बल्दियत को कत्ल करता रहे। आज वादा मर चुका है, आधा और मार डालोगे तो मुझे, तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को बहुत बड़ी मुसीबत से निजात मिल जाएगी। बकवास मत करो, वो मेरा भाई है। हम सौतेले हैं मगर एक ही बाप की औलाद हैं। उसकी मौत का ख्वाब न देखना और ना ही कोई साजिश करना। अगर साजिशी मौत होगी तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मंशा खानम समझ गई थी कि उसके आशिक का दिल उसे भर गया है और वो गलत नहीं समझ रही थी। अमजद खान ने जब से खान आजम की जगह संभाली थी तब से वो वरासत और अपनी आइंदा नस्ल के मुतल्लिक शिद्दत से सोचने लगा था। उसे औलाद की ज़रूरत थी, ऐसी औलाद की जो उसे बाप कहे और दुनिया वालों को मालूम हो कि वो बच्चे उसका खून है। काफूर खान, बीरम खान और मर्जीना खून होते हुए भी पानी थे। मंशा खानम की ये मुराद पूरी नहीं हो रही थी कि शमशेर खान को तबई मौत आए। फिर अमजद खान उसे अपनी शरीक हयात बना ले।
अब उसे शरीके हयात बनने से ज़्यादा बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र थी। अगर अमजद खान मुस्तकिल तौर से खान आज़म बन जाता और दूसरी शादी करके औलाद पैदा करता तो वो औलाद ज़मीन जायदाद की मालिक होती। मंशा के तीनों बच्चे मुअत्तल खान आज़म की औलाद होते और तमाम ज़मीन जायदाद से महरूम हो जाते। शमशेर खान 10 बरस तक बिस्तर से लगा रहा, आखिर उसे मौत आ गई। काफूर खान 21 बरस का हो गया था, पेशावर से 10 जमातें पढ़कर आया था। वो दुनियादारी को और ख़ास तौर से वरासत के झगड़ों को खूब समझने लगा था। मंशा उसे पेशावर के पते पर खत लिखा करती थी और ये सबक पढ़ाती थी कि तालीम ज़रूरी नहीं है अपने बाप के बाद खान आज़म बनने के गुर सीख कर आओ। वो बाप की वफ़ात पर आया। तजहीज़ व तकफ़ीन के बाद अमजद खान से खान आज़म की जिम्मेदारियां वापस लेने की बात करना चाहता था, लेकिन उस रात अमजद खान पर पागलपन का दौरा पड़ा। वह पेशावर से पूरे इंतजामात के साथ आया था। उसने देखा खान चाचा के पागलपन के वक्त माँ उसे संभाल रही थी, उससे लिपट रही थी, उसका सर सहला रही थी, उसे सीने से लगाकर सुला रही थी। काफूर खान के लिए यह शर्मनाक हरकतें थीं। इन हरकतों पर उसने गुस्सा दिखाया तो माँ ने उसे सारी रुदात सुनाई कि किस तरह 2 भाइयों के दरमियान उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। वो एक की ब्याहता थी मगर बीवी नहीं थी, दूसरा उसके लिए बीवी नहीं बना सकता था कि वो एक के नाम से मंसूब हो चुकी थी, उसकी बीवी कहलाती थी। काफूर खान को अपनी माँ की मजलूमियत का एहसास हुआ। यूं भी वो मंशा को एक आइडियल माँ समझता था, परस्तिश की हद तक उससे मोहब्बत करता था। उसने महसूस किया था कि मोहब्बत में फरेब खाने के बावजूद अमजद खान को दीवानावार चाहती है, इसलिए उसने माँ की गैर मौजूदगी में अमजद खान को ऐसे इंजेक्शन लगा दिया जिससे उसका दिमागी तवाज़न और बिगड़ गया। एक पागल खान आज़म की जिम्मेदारियां नहीं संभाल सकता था। काफूर खान ने वो जिम्मेदारियां संभाल लीं। उसने ऐसी चाल चली कि करोड़ों रुपए की ज़मीन जायदाद के लिए खून खराबा नहीं हुआ। उसने एक बाप को दफन किया, दूसरे बाप को पागल बनाकर एक कमरे में कैद कर दिया। उस पागल कैदी के पास सिर्फ माँ बेटे जाते थे। उसने बीरम खान और मर्जीना को तालीम हासिल करने के लिए लंदन भेज दिया ताकि उन बच्चों को एक पागल के लिए माँ की दीवानगी का इल्म ना हो। वो माँ की लालमी में अपने बाप को हर हफ्ता पागलपन का इंजेक्शन लगाता रहा, जिसके नतीजा में वो 1 साल से ज़्यादा ना जी सका। मंशा को कभी मालूम ना हो सका कि उसका पागल आशिक साजिशी मौत मारा गया है। उसकी याद में आंसू बहाते बहाते एक दिन वो भी चल बसी और ये सच्चाई राज में ही रही कि वो तीनों एक पागल बाप के बच्चे थे। दुनिया वाले उन तीनों को वल्द शमशेर खान ही कहते आ रहे थे। मैं काफूर खान के दिमाग में था, वो मेरे सामने बैठा हुआ था। मेरे इल्म नजूम की सदाकत मालूम करने के लिए वो मुझसे अपने माजी के हालात पूछ रहा था। अगर मैं इल्म नजूम के हवाले से ये सच कह देता कि वो और उसके भाई बहन नाजायज़ औलाद हैं तो वो अपनी तौहीन बर्दाश्त ना करता, मेरी जान का दुश्मन बन जाता। ये कभी ना चाहता कि मैं इस हवेली से जिंदा वापस जाकर उसकी पैदाइश का भेद खोल दूं। इसलिए मैंने उसे खुद ही पिछली ज़िंदगी के सच्चे और कड़वे वाक़यात याद करने पर मजबूर किया। जब उसने इब्तदा से आखिर तक सब याद कर लिया तो मैंने उसके दिमाग को ढील दी। उसने चौंक कर मुझे देखा। मैंने कहा, तुम सोच में डूबे हुए थे? इसलिए मैंने मुखातिब नहीं किया। तुम कुछ परेशान लग रहे हो। हाँ, दुरुस्त कहते हो। क्या अपने इल्म से मेरी परेशानी बता सकते हो? मैं परेशानी भी बता सकता हूँ और उसका इलाज भी। अपना हाथ दिखाओ। उसने हाथ बढ़ाया। मैं उसके हाथ की लकीरें देखने लगा। काफ़ी मजबूत हाथ थे, फौलादी शिकंजा लगता था। आखिर एक संगदिल कातिल का हाथ था। मैंने कहा, तुम्हारे साथ कुछ अजीब से हालात पेश आ रहे हैं। तुम दिमागी तौर पर गाफिल हो जाते हो, कुछ उल्टी सीधी हरकतें करते हो, फिर जब होश में आते हो तो तुम्हें याद नहीं रहता कि गफलत में क्या करते रहे हो। वह हैरानी से बोला, आफरीन है तुम पर और तुम्हारे इल्म पर। तुम बिल्कुल सच्ची बातें बता रहे हो। खुदा के वास्ते ये बताओ कि क्या ये बीमारी है? ये तो डॉक्टर बता सकते हैं। मेरा इल्म कहता है कि ये पागल बाप का लहू बोल रहा है। मैं भी ये सोच रहा हूँ। मैंने अनजान बनकर कहा। यह समझ में नहीं आया कि बाप के खून का असर सिर्फ तुम पर क्यों है। तुम्हारे दूसरे बहन भाई के साथ ऐसा नहीं है शायद। वो बोला, तुमसे कोई बात छुपी नहीं रहेगी। अभी तुम मर्जिना की किस्मत का हाल बताने जाओगे तो तुम्हें मालूम होगा उस पर भी कुछ ऐसा ही पागलपन का दौरा पड़ता है। शायद मेरा भाई बीरम खान अभी महफूज है। तुम्हारा भाई बीरम खान कहाँ है? वो इलाका गैर में है। तुम बताओ, ये पागलपन का दौरा पड़ता रहेगा या किसी इलाज या तरीके से ख़त्म हो जाएगा? तुम मुस्तकबिल की बात पूछ रहे हो। मैंने तुम्हें माजी के हालात बताकर अपने इल्म की सच्चाई साबित कर दी और तुमसे कह चुका हूँ कि किस्मत का हाल बताने से पहले 25,000 पाउंड यानी पाकिस्तानी 10 लाख रुपए लेता हूँ। ये बहुत हैं मगर मैं दूंगा। मगर मैं नहीं लूँगा, तुमसे कुछ और मांगूंगा। बोलो क्या चाहते हो? नूरजमान की बहन गुले जाना को आज उसकी माँ और भाई के पास पहुँचा दो और उन्हें आज़ादी से ज़िंदगी गुजारने दो। वो ताज्जुब से बोला, तुम उस मामूली देहकान के लिए 10 लाख का मुआवजा छोड़ दोगे? उससे इतनी ज़्यादा दिलचस्पी क्यों है? मुझे गरीबों को इज्जत देकर और जीने के तमाम हकूक दिलाकर रूहानी मुसरतें हासिल होती हैं। मेरा भाई गुले जाना पर आशिक हो गया है, उसके जवान होने का इंतजार कर रहा है। मैं अपने भाई का दिल नहीं तोड़ना चाहता। तुम कुछ और मांग लो। मैंने एक मासूम लड़की की इज्जत व आबरू बचाने के लिए 10 लाख रुपए मांगने से इनकार कर दिया और ऐसा तुम्हारी भलाई के लिए भी किया है। इसमें मेरी भलाई कैसी है? सफ़र के दौरान नूरजमान से मेरी मुलाकात हुई थी। मैंने उसकी हाथ की लकीरें देखी, उसकी किस्मत का हाल मालूम किया। पता चला उसकी बदकिस्मती के दिन ख़त्म हो चुके हैं। उसकी आज़ादी और खुशहाली के रास्ते में जो भी रुकावट बनेगा उस पर बुरा वक्त आ जाएगा।
ये कहते ही मैंने उसकी सोच में कहा, यह दुरुस्त है। मैं माँ बेटे को कुत्तों से नचवाना चाहता था, मगर कुत्ते मर गए और माँ बेटे आज़ाद हो गए। मैंने अपने दस्ते रास्त को हुक्म दिया था कि वो नूरजमान को ठोकर मारे, लेकिन वो ठोकर मेरे मुंह पर पड़ी। इस नजूमी की एक एक बात दुरुस्त है। फिर मैंने उससे पूछा, क्या सोच रहे हो? वो चौंक कर बोला, मैं तुम्हारी किसी बात से इनकार नहीं कर सकता। तुम सच्ची पेशगोई करते हो। मैं अपने भाई की हर जिद पूरी करता हूँ, लेकिन गुले जाना को हासिल करने की जिद से बाज रहूंगा। तुम ये बताओ, हम पर जो बाप के खून का असर है वो कैसे खत्म होगा? मेरे एक मशवरे पर अमल करते रहोगे तो कभी पागलपन का दौरा नहीं पड़ेगा। मैं अमल करूंगा, जल्दी मशवरा दो। पहले बीरम खान को फ़ोन करो, उससे 2 बातें कहो। एक ये कि वो गुले जानों को अभी वहां से लेकर रवाना हो जाए और यहाँ पहुंचे। दूसरा ये कि तुम तीनों भाई बहन आज से बल्कि अभी से लोहे की किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाओगे। इस मशवरे पर अमल करते रहोगे तो पागल बाप का खून असरअंदाज नहीं हुआ करेगा। वो फौरन ही रिसीवर उठाकर नंबर डायल करते हुए बोला, बस इतनी सी एहतियात करने से हम महफूज रहेंगे। ये तो बहुत मामूली सी बात है। कोई दूसरा ये मशवरा देता तो मैं कभी यकीन न करता, मगर तुम सच्चे हो। दूसरी तरफ राब्ता कायम हुआ। उसने कहा, मैं खान आजम बोल रहा हूँ, छोटे खान को बुलाओ। वो इंतजार करने लगा, फिर बोला, हेलो छोटे खान, मेरी जान खैरियत से हो? बीरम खान ने जवाब दिया, बरादर की मोहब्बत से, खुदा की मेहरबानी, और मैं खैरियत से हूँ। हुक्म करो बरादर। तुम गुले जाना को लेकर अभी मेरे पास आओ। कोई परेशानी है बरादर? कोई परेशानी नहीं है। मेरे हुक्म पर अमल करो। अभी इस वक्त से लोहे की किसी चीज को हाथ ना लगाओ। मेरा हुक्म सुनकर तुम हैरान हो रहे होगे। यहां आओगे तो हैरानी दूर कर दूंगा। गुले जाना को इज्जत से और हिफाजत से लाओ। तुम्हारा हुक्म सार आंखों पर, लेकिन मैं कैसे आऊं? हमारी गाड़ियां तो लोहे की हैं। काफूर खान सोच में पड़ गया। उसने माउथ पीस पर हाथ रखकर मुझसे पूछा, छोटे खान की पजारो लोहे की है, वो लोहे पर बैठकर आ सकता है? उसे कहो गुले जाना को गाड़ी पर बिठाए और खुद घोड़े पर आए और घोड़े की जेन से लोहे की रकाब हटा दे। उसने भाई को यह मशवरा देकर रिसीवर रख दिया। फिर कहा, मैं तुम्हारे मशवरे को बहुत मामूली और काबिल अमल समझ रहा था, मगर यह तो बहुत मुश्किल है। हम किसी किस्म का असला नहीं पकड़ सकेंगे, किसी गन के ट्रैगर पर उंगली भी नहीं रख सकेंगे, क्योंकि वो सब लोहे के होते हैं। हथियार ना पकड़ने का मतलब यह हुआ कि हम किसी भी दुश्मन के सामने निहत्ते रहेंगे। खान आजम, हम खुद अपने दुश्मन होते हैं और अपने लिए दुश्मन पैदा करते हैं। मैं पेशगोई करता हूं कि जब तक हथियारों से दूर रहोगे, दुश्मन भी तुमसे दूर रहेंगे। मेरी तदबीर आजमा कर देखो। तुम दोनों भाइयों और बहन पर कभी पागलपन का दौरा नहीं पड़ेगा। बरादर अरसलान, खुदा कसम, तुम्हारी हर बात अब हमारे लिए पत्थर की लकीर बन गई है। हम तुम्हारे मशवरे पर अमल करते रहेंगे। मैंने अपनी जगह से उठते हुए कहा, खान आजम, मैंने अभी तक तुम्हारे घर की रोटी नहीं खाई है। वो चलकर खड़ा हो गया। एकदम से शर्मिंदा होकर बोला, मैं बहुत नादिम हूं। अभी यह खान आजम अपने हाथों से खाना लाकर तुम्हें खिलाएगा। तुम बैठो, मैं अभी आता हूं। वो चला गया। उसके जाते ही मैंने मर्जीना के दिमाग में झांक कर देखा। उसे दोपहर को खाने के बाद सोने की आदत थी। आज उसने इरादा किया था कि जागती रहेगी और मुझसे अपनी किस्मत का हाल मालूम कर लेगी, लेकिन वो इरादा करने के बावजूद सो गई थी। मैं उसके अंदर रहकर मजीद चोर ख्यालात पढ़ना चाहता था। ऐसी वक्त मालूम हुआ कोई दूसरा ख्याल ख्वानी करने वाला बोल रहा है। जब मैं उसके दिमाग में पहुंचा तो वो कह रहा था, मैं जा रहा हूं। तुम नींद से बेदार होने के बाद भूल जाओगी कि मैं तुम्हारे दिमाग में आता हूं। इसके बाद खामोशी छा गई। वो शायद चला गया था। मर्जीना गहरी नींद में थी। मुझे पहले ही शुबा था कि वो किसी की मामूला और ताबेदार है। उसका आमिल नहीं चाहता कि वो किसी से शादी करे, इसलिए उसने शादी की रात उसका दुल्हा बनकर आने वालों को कत्ल करा दिया था। मैं उसके चोर ख्यालात पढ़ने के बावजूद उस टेलीपैथी जाने वाले का सुराग नहीं लगा सकता था, क्योंकि उसने तनवीमी अमल के जरिए अपने मुतल्लिक हासिल होने वाली मालूमात को दिमाग से मिटा दिया था। अब मर्जीना के दिमाग में उसकी आवाज़ और लहजा सुनते ही मैं पहचान गया था। आपको याद होगा जिन दिनों मरीना के कारनामे अरूज पर थे और वो अपने ही मुल्क अमेरिका के ब्रेन मास्टर और ब्लैक सीक्रेट से ख्याल ख्वानी के जरिए टकरा रही थी। ऐसे वक्त उसने ब्लैक सीक्रेट के 3 ख्याल ख्वानी करने वाले रॉकी, जेरी हॉक और बारबरा निक्सन को ट्रैप किया था। उन्हें तारीख कैद खाने में पहुंचाया था। मैंने उन तीनों को तारीख कैद खाने से निकालकर अपने कब्जे में रखा था। हमने कई ख्याल ख्वानी करने वालों को मरीना के हवाले किया था ताकि वो हम पर एतमाद करे और हमारी हो जाए। मेरा इरादा था ख्याल ख्वानी करने वाले रॉकी, जेरी हॉक और बारबरा निक्सन को भी उसके हवाले कर दूंगा, लेकिन इसकी नौबत ना आई। मरीना हमारी ना हो सकी, इसलिए मैंने उन तीनों को फ्रांस पहुंचा दिया। वो तीनों मेरे मामूल और ताबेदार थे। मैंने फ्रांस के मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ से कह दिया था कि वो तीनों को घूमने फिरने की महदूद आज़ादी दे और उन्हें हमेशा निगरानी में रखे। मैं महीने में एक बार उन पर तनवीर में अमल किया करता था। वो बदस्तूर मेरे मामूल और ताबेदार थे, लेकिन ये नहीं जानते थे कि वो किसी के ज़ेरे असर हैं। उन तीनों में रॉकी पारा सिफ्त था। सुकून से एक जगह नहीं रहता था। उसे एक ही जगह रखा जाए तो वो बेजार हो जाता था। वो मिलिट्री इंटेलिजेंस वालों की निगरानी में न रह सका। टेलीपैथी के जरिए उनके दिमागों से खेलता हुआ फरार हो गया। फिर मेकअप के जरिए चेहरा बदलकर पेरिस में आज़ादी से घूमने लगा। वो कई बार लंदन गया। वहां उसने मर्जीना को देखा था और पहली नज़र में उस पर मर मिटा था। उसने मर्जीना से दोस्ती करने की शर्त की, लेकिन नाकाम रहा, क्योंकि वो स्याफाम था और इतना मोहतात रहता था कि सरेआम ख्याल ख्वानी नहीं करता था। ये अंदेशा था कि ख्याल ख्वानी करते हुए कभी बदकिस्मती से दुश्मनों की नज़रों में ना आ जाए।
उसने रात के वक्त अपनी रिहायशगाह में बैठकर ख्याल ख्वानी की। मर्जीना की सोच में कहा, मैंने इस हबशी का दिल तोड़ दिया है। क्या हुआ अगर वो काला है मगर मोहब्बत करने वाला है? मर्जीना की सोच ने हकारत से कहा, लानत है ऐसे काले की मोहब्बत पर। स्याह रंग को देखकर उबकाई सी आती है। मैं उसे देखना भी गवारा नहीं करूंगी। रॉकी को अपनी तौहीन का एहसास हुआ। वो समझ गया हसीना मगरूर और बदमजाज है। अब तक किसी काले को तो क्या, गोरे को भी मुंह नहीं लगाया है। लेकिन जल्दी एक खुबरू जवान से शादी करने वाली है। उसने मर्जीना पर तनवी में अमल किया। उसके दिमाग में यह नक्श किया कि वो कभी किसी के साथ सुहाग रात नहीं गुजारेगी। पहली रात जो दुल्हा उसके कमरे में आएगा और उसे हाथ लगाएगा तो वो जुनून में मुब्तला होकर उसे कत्ल करेगी। फिर होश में आने के बाद कत्ल के वाक़ये को भूल जाया करेगी। यह सिलसिला उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक वो शिकस्त तस्लीम करके रॉकी की स्याह गोश में आने पर राजी नहीं होगी। ये तमाम बातें मैंने रॉकी के दिमाग में जाकर मालूम की थी। चूंकि वो मेरा मामूल था इसलिए मेरी सोच की लहरों को उसने महसूस नहीं किया। मैं इस मामले में उससे निमटना चाहता था लेकिन मौका नहीं मिला। काफूर खान 2 मुलाजमों के साथ 2 बड़ी ट्रे में खाने के लिए कई डिशें लाया था। उसने फिर शर्मिंदगी जाहिर करते हुए कहा, खाओ ब्रादर, आज से तुम मेरे बरादर हो। मैं भी खाने में तुम्हारा साथ दूंगा। हमने खाना शुरू किया। मैंने उसकी सोच में कहा, यह शहरी मेहमान है, तालीम याफ्ता है, खाने के वक्त खामोश रहता होगा। मुझे भी खामोश रहना चाहिए। ये मुखातिब करेगा तो मैं बोलूंगा। वो खामोश रहा। मैं उसके भाई बीरम खान के पास पहुंच गया।